नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव के बजाज यानी आरकेबी और आप देख रहे हैं मुझको नेशन नाउ पर। और हमेशा की तरह मैं हूं प्रदीप जी के साथ यानी एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। और हम दोनों हैं कहां पर? नेशन नाउ पर। और नेशन नाउ कहां है? आपके साथ। प्रदीप जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में, आज हम बात करेंगे दलित पॉलिटिक्स के बारे में, आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े इशू के बारे में। जनाब, मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है, वैसे एक्चुअली इशू नहीं है। बहुत बड़ा इशू यह है कि बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, उनको अभी तक लगता है कि वो हिंदुस्तान की सत्ता उनके हाथ में है। एक ऐसी फिल्म उन्होंने बनाई जो कोई फिल्म इंस्टीट्यूट का, जो कॉलेज का जो बच्चा है, डॉक्यूमेंट्री अगर बना रहा होगा वो भी नहीं बनाएगा। प्रदीप जी, इट वाज सो बैड, सो बैड, सो बैड। मैं क्या बताऊं आपको? इट इज प्रोपेगेंडा masquerading as a documentary. Exactly, sir. And this is not the first time that the BBC has done it. The BBC has shown an anti-India, anti-Hindu bias right from day one. Exactly. I mean, it's nothing new. We'll talk about that. लेकिन उसके पहले एक बार राउंड अप लगा लेते हैं हम लोग महाराष्ट्र का। प्रदीप जी, जहां तक महाराष्ट्र का प्रश्न है, महाराष्ट्र में बहुत इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत बहुत चीजें हो रही हैं। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट इन शोलापुर। शोलापुर में हम चलते हैं सीधा शाहजहां नथर साहब के पास। शाहजहां साहब इस वक्त हमारे साथ है। शोलापुर में एक बहुत बड़ा इशू है साहब। प्रदीप जी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर द प्रॉब्लम इन द एंटायर महाराष्ट्र सर। पूरे और शोलापुर में क्या है? अब वो शोलापुर में क्या है कि वहां पर बहुत सारे तीर्थयात्री आते हैं। शोलापुर के आसपास शोलापुर के आसपास जो है बहुत तीर्थ स्थान है। yes. और उसी जगह से वो सब लोग जाते हैं। और जब वो एक जगह से जाते हैं, वहां पे फ्लाईओवर बनना बहुत जरूरी है साहब। एग्जैक्टली। अब वो फ्लाईओवर जहां से बनना है, वहां के लोग जो हैं वो जगह खाली करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि साहब हमें कॉम्पेंसेशन दीजिए, जिसकी वजह से पूरा काम अटका हुआ है। और वहां पे हमेशा ट्रैफिक जैम रहता है। एज मुंबईकर्स वी आर यूज्ड टू ट्रैफिक जैम्स, but this happens everywhere. Let's take a look at what's happening over there. Let's take a look at Sholapur. काही पद्धतीचं काम आहे। केंद्र शासनाकडून सोलापूर शहरात 2 फ्लायओव्हरचे काम मंजूर आहे। त्यासाठी भूसंपादनाची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे। त्याप्रमाणे भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता भूसंपादन विशेष अधिकारी विशेष घटक सोलापूर यांच्याकडून प्रत्यक्ष भूसंपादनाची कारवाई चालू आहे। सर्व बाधित मिळकतदारांना त्यांच्या कार्यालयाकडून नोटिसा देण्यात आलेल्या होत्या। महानगरपालिकेकडून नगररचना विभागाकडून त्याच्या डिमार्केशनची खात्री करण्यात आली होती। नुकतेच सर्व बाधित मिळकतदारांना 20 तारखेपासून ताबा घेण्यात येईल असं कळवण्यात आलं होतं। आणि जे मिळकतधारक उपलब्ध नव्हते त्यांना नोटिसी पंचनाम्याने दाखवण्यात आल्या होत्या। 1 नंबर फ्लायओव्हर जो आहे जुना पुणा नाका ते पत्रकार भवन, त्यापैकी भाग 1 म्हणजे छत्रपती संभाजीराजे चौक ते छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या भागाचा अंतिम निवाडा झालेला आहे। त्यानुसार आज प्रत्यक्षात जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया भूसंपादन विशेष घटक कार्यालयाकडून चालू आहे। मी दिवाणजी, नगररचना विभाग, सोलापूर महानगरपालिकेचा प्रतिनिधी आहे। आवश्यक माझे भूमी व मालमत्ता विभागाचे अधिकारी यांच्यासह उपस्थित आहे। बाधित मिळकतदारांकडून ज्यावेळेस हे SLO ऑफिसकडे ताबा येईल, त्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष ताबा महानगरपालिकेकडे येईल व त्यानुसार ते क्षेत्र महानगरपालिकेच्या नावाने 7/12 उतार्यावर नोंद घेण्यात येईल व प्रत्यक्ष कामासाठी जमीन संबंधित राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास हस्तांतरित। Right, I tell you what, the problem over there, Pradeep ji, is that तुलजापुर साथ में है, तुलजापुर भवानी का मंदिर है, अक्कलकोट साथ में है, पंढरपुर साथ में है, तो सब लोग इसी जगह से जाते हैं। तो यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक जैम रहता ही है। तो फ्लाईओवर इज ए नेसेसिटी। लेकिन जैसा हम बार बार मैंने और आपने एक्सपीरियंस किया है कि प्रोजेक्ट अफेक्टेड लोग जो हैं उनके लिए जब तक रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन नहीं होगा
तो जितनी भी आपकी बड़ी से बड़ी स्कीम होंगी उसमें कोई ना कोई रोड ब्लॉक तो आएगा ही। Sir, relief and rehabilitation has to keep pace with the development work. Yes. Now, development work जिस रफ्तार से the chief minister, deputy chief minister, in coordination with the center, with the prime minister, एक जबरदस्त तरीके से अनलीश किया गया महाराष्ट्र में फॉर द गुड ऑफ महाराष्ट्र, डेवलपमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मेक मुंबई महाराष्ट्र एन इंटरनेशनल सिटी, मुंबई एज इंटरनेशनल सिटी एंड महाराष्ट्र इंटरनेशनल, एक फिगर पूरे देश में विदेश में चर्चा होगा महाराष्ट्र में। ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक टॉप पेस में चल रहा है, बट जिसमें बार बार हम लोग कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी हैज टू कीप पेस, bureaucracy has to keep pace, administration has to keep pace. The CM has been telling it, the deputy CM has been saying it, that you can't, either you fall in line or fall by the wayside. That is a clear indication time and again. And time and again we are seeing this kind of lapses on the part of administration. And I यहाँ think- पर rehabilitation वाला problem है, लोगों को अपने जी। जो बोला हुआ वचन नहीं दे रहा है, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, घर का हो, प्लॉट का हो, कॉम्पनसेशन हो, इट्स नॉट हैपनिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर स्केयर्ड टू लिव अवे। जो भी उनके हैं वो अपने हैं, अपने हाथ में रहेंगे तो अपने हैं, सरकार को दे दिया उसके बाद जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन बिहेव कर रहा है वो चिंता का विषय है। लेकिन This प्रदीप is जी, not I'll tell you infusing something. faith. बिल्कुल sir. I'll tell you something. Mr. Yes. Devendra Fadnavis and Mr. Eknath Shinde are likely to lose patience with Exactly. these bureaucrats. Yes. बहुत जल्दी उनका Continues. सब्र का बांध टूटने वाला है। अभी इस वक्त हमारे साथ हैं शोलापुर से शाहजहां अतर साहब। शाहजहां जी नमस्कार। नमस्कार सर, शाहजहां जी ये बताएं बोलिए। कि बहुत बड़ा इशू है ये तो, क्योंकि ये फ्लाईओवर जो है अगर ये नहीं बनेगा तो यहाँ तो हमेशा ही ट्रैफिक जैम रहता होगा, क्योंकि पंढरपुर साथ में, तुलजापुर साथ में, अकलकोट साथ में है, तो यहीं से सब तीर्थयात्री जाते हैं तो यहाँ तो मतलब हमेशा मतलब नर्क बन गया होगा ये सड़क जो है। जी बताएं। सर जी, शोलापुर शहर में करीबन 15 लाख से अधिक लोगों की आबादी है वहाँ जी। पर। और जो यहाँ पर पंढरपुर 16 किलोमीटर है, जी। तुलजापुर 14 किलोमीटर है, अक्कलकोट 14 किलोमीटर है। ये 3 देवस्थान यहाँ पर बड़े हैं। धार्मिक लोग, श्रद्धालु यहाँ पर बड़े पैमाने पर हर रोज, हर गांव से, हर जिले से, हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आते हैं। शहर में आने वाले जाने वाले लोगों की भी संख्या बड़े तालाब में बढ़ गई है। उसी कारण बार बार ट्रैफिक जाम होना या सड़क हादसे होना, करीबन 8 दिन में करीबन 2 से 3 सड़क हादसे होते हैं और लोगों की जान चली जाती है। इसका सर्वे होने के बाद प्रशासन ने यहाँ पर फ्लावर ब्रिज बनाने का काम शुरू किया है। जहाँ पर ब्रिज बनना है वहां पर जो नजदीक लोगों के मकान है या खुली जगह है तो उसका माप लेना या सर्वेक्षण करना, उसका काम शुरू है। मगर लोगों की मांग यह है कि जिस तरह से बाहर के लोगों को जितना जैसा पैसा मिल गया, जैसा मुआवजा मिल गया, उसी तरह से इस जगह का हमें मुआवजा मिलने की जरूरत है। अगर जब तक मुआवजा नहीं मिलता तब तक हम ये काम शुरू नहीं करने देंगे, ये उनकी मांग है। जी प्रदीप जी। शाहजहां जी, आपको क्या लगता है प्रशासन की लापरवाही है क्या लोगों को जो कॉम्पनसेशन, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन होना चाहिए वो तेजी से ये एडमिनिस्ट्रेशन पीछे रह चुका है, ब्यूरोक्रेट मींस दरार पैदा कर रहा है लोगों में और सरकार में कि प्रोजेक्ट होना चाहिए, फ्लाईओवर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हर चीज होना चाहिए, बट लोग अपने जमीन से क्यों विदा ले? जो लोग अपने जमीन क्यों दे जब तक कॉम्पनसेशन ढंग से नहीं हो? लोग अपने रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन जब तक नहीं मिलेगा अपना जमीन क्यों दे? वो डिसहाउस क्यों, डिस्प्लेस क्यों हो? प्रशासन का लापरवाही दिखता है शाहजहां जी आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हर सभी जिम्मेदारी जो प्रशासन के है। जब चुनाव सामने आते हैं तो प्रशासन इस तरह की लोगों को बहरा कर ये योजना करना है, ये करना है, वो विधायक काम करना है, ये बातें छोड़ देती है। मगर जब असल में जब ये बात करने का वक्त आता है या ये योजना बनाने का काम शुरू होता है तब प्रशासन इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अभी भी कुछ महानगर पालिका के चुनाव आने वाले, इसी कारण अभी इसका जो उड्डान पुल है उसका सर्वे शुरू हो गया है। मगर सर्वे शुरू होने से पहले लोगों को मुआवजा देने की बहुत जरूरत है। अब जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक लोग कोई भी इस काम को शामिल नहीं होने वाले हैं। और शाहजहां जी ये जो आपने अभी बताया, जो प्रशासन की इसमें जरा सी लापरवाही दिख रही है मुझे। यहाँ पे अधिकारी कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन है यहाँ पे, जिन लोगों को इस प्रॉब्लम से डील करना चाहिए वो लोग कौन है, जरा मराठी में बताएं शाहजहां जी। हे पहा सर, की गेल्या वेळेला निवडणुकीच्या वेळेला हा विषय झाला होता। हा विषय खूप दिवसापासून उड्डाणपुलाचा
पेंडिंग आहे. परंतु नेमकं या उड्डाण पुलामुळे अनेक घरांचं नुकसान होते. त्याला स्थानिक लोकांनी विरोध केला होता. परंतु जेव्हा भाजपची सत्ता आली, ज्यावेळेला महानगरपालिकेत पण भाजपची सत्ता आली, तर त्याच दरम्यानच्या काळात या उड्डाण पुलाची आयडिया या मंडळींच्या समोर आली, राजकारत्याच्या समोर आली आणि आता जवळपास दुसरी निवडणूक महानगरपालिकेची येऊ घातलेली आहे. कालांतराने थोडंसं काय कोर्टाच्या निकालामुळे ते लांबून पडलेली असली तरी महिन्या 2 महिन्यात निवडणूक जाहीर होणार आहे आणि या निवडणुकीसाठी लोकांच्या समोर काहीतरी घेऊन जाण्यासाठी हा फार महत्वाचा मुद्दा म्हणून भाजपने या गोष्टीकडे लक्ष दिलेलं आहे. वास्तविक उड्डाणपूल होणे अत्यंत गरजेचे आहे, कारण किमान एक सरासरी 2 दिवसाला एक अपघात होतो आणि त्यात एखादा मृत्यू होतो. ह्या घटना सातत्याने वारंवार वाढत आहेत. कारण याच सोलापूरच्या शेजारी हैदराबाद जाणारा हायवे आहे, मुंबईला जाणारा हायवे आहे, विजापूरला जाणारा हायवे आहे. त्यामुळे हे 3 मोठे हायवे या सोलापूर मधून जातात आणि उड्डाण पुलाची खूप खूप अत्यंत गरज आहे. अनेक शाळकरी मुलांचा जीवही या उड्डाण पूल नसल्यामुळे आणि गर्दीमुळे गेलेला आहे. Right now, Pradeep ji, very Yes, interesting. What he has said is very बिल्कुल interesting. sir, बिल्कुल, Yeah, बिल्कुल। why it is interesting for me is because इन्होंने जैसे बताया अभी शाहजहां जी इस वक्त हमारे साथ हैं कि यहाँ से लोग जो हैं तुलजापुर जाते हैं, तुलजापुर भवानी का मंदिर है, Exactly, yes, अकलकोट, पंढरपुर, Yes। यहाँ पर जाते हैं. एक चीज याद रख लीजिए, सोलापुर और अकलकोट इन दोनों जगह पर कर्नाटक ने अपना हक जमाने की कोशिश की है. यस यस वो कहते हैं कि अकलकोट और सोलापुर जो है वो कर्नाटक राज्य का हिस्सा है. सीधी बात है. अभी यहां पर जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, जिस प्रकार यहां पर जो व्यवस्था है, जो प्रशासकीय व्यवस्था है, मैं पॉलिटिकल व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूं, जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अलग है, ये प्रशासकीय व्यवस्था है. कहीं ऐसा तो नहीं है शाहजहां जी कि कहीं ना कहीं जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो हैं कहीं ऐसे काम कर रहे हों कि यहां पर महाराष्ट्र सरकार के प्रति या जो इस वक्त महाराष्ट्र शासन में है उनके प्रति शायद दुश्मनी क्रिएट कर रहे हों. बताएं शाहजहां जी. I think we're having an issue with Shahjahan. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सर कि क्या ये लोकल पॉलिटिकल जो बड़े बड़े दिग्गज हैं शोलापुर में बड़े बड़े जी, दिग्गज हैं that's पॉलिटिकल लीडर, तो व्हाई आर दे नॉट बीइंग एबल टू इन्फ्लुएंस द ब्यूरोक्रेसी द एडमिनिस्ट्रेशन पे हावी होकर कहना कि भाई लोगों का जो ड्यूज है आपको देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन That's देना right. पड़ेगा, ऑल्टरनेट एकोमोडेशन देना पड़ेगा. ये लोकल लीडर्स का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. जिम्मेवारी बनती है. जिम्मेवारी बनता है. I think we've got Shahjahan Yes. back. Can we hear him? शाहजहां जी आप वापस आ गए कि नहीं? शाहजहां अतर साहब. तो हाँ. जी शाहजहां अतर जी, तो क्या प्रशासकीय अधिकारी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जान करके ऐसा कर रहे हो कि लोगों की दुश्मनी हो जाए सरकार के साथ, जो आज की सरकार है उनको उनके खिलाफ करने के लिए कहीं ऐसा काम तो नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए सर, अभी सोलापुर महानगर में सत्ता तो भाजपा की है जी. सरकार भी भाजपा का है, महाराष्ट्र में भी सरकार भाजपा शिवसेना का है, केंद्र में भी सरकार भाजपा का है. जी. तो इसी कारण कोई अगर काम होता है या कोई मुआवजा मिलने देने की जिम्मेदार है या उसको फर्ज देने की जिम्मेदार तो इनकी है. जी. अगर ये जब सत्ता में रहते हुए भी अगर फर्ज देने से इकरार करते हैं, नाराज लोगों को नाराज करना चाहते हैं, तो आगे चल के इसके भुगतना ये आने वाले चुनाव में जरूर उनको भुगतना पड़ेगा. लेकिन अभी अभी जो प्रदीप जी ने कहा बड़ी बड़ी अहम बात है. उन्होंने ये कहा कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं वहां पे, जैसे आपने कहा कॉर्पोरेशन में भी सत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी की है, वहां पर जो एमएलए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो एमपी हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती लोगों की तरफ, लोगों के प्रति कि भाई उनको फटाफट मुआवजा दीजिए, फ्लाईओवर का काम शुरू कीजिए ताकि बहुत जल्दी खत्म हो जाए? शाहजहां जी. देखिए ज्यादातर वहां पर सांसद भी है वो भाजपा के हैं जी. विधायक भी है वो भाजपा के जी. हैं, मगर क्यों इस बात को लेकर उन लोग नाराज है ये कुछ समझ में नहीं आता. लोगों का काम नहीं होना या पक्ष के खिलाफ काम करना चाहते हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है. मगर सभी लोगों को इसका मुआवजा मिलना बहुत जरूरी है. जब तक मुआवजा नहीं मिलता तब तक ये काम शुरू नहीं होने वाला सर. Which is terrible. ये प्रदीप जी, you बहुत want to ask बहुत something? बड़ा चीज है. पूरे मुंबई महाराष्ट्र एक दौर चला है कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अभी एक नाथ शिंदे जी ने 1,40,000 करोड़ का बिजनेस डावोस से महाराष्ट्र में लेके आए हैं.
तो महाराष्ट्र के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में और खासकर पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा, एयरपोर्ट्स वाइडनिंग होगा, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन होगा, बहुत सारे एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रहा है। तभी सरकार को, प्रशासन को उसी रफ्तार से लोगों के प्रति विनम्रता से और उनको एकोमोडेट करके कॉन्फिडेंस में लेके ये प्रगति के स्पीड को मैच करना पड़ेगा, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। मगर शोलापुर में जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, प्रशासन पीछे है, एडमिनिस्ट्रेशन पीछे है, कार्य अलॉटमेंट डेवलपमेंट के हिसाब से, बिकॉज माइंड यू 3 इतना बड़ा मेजर क्षेत्र शोलापुर में है, तीर्थ स्थान, और उसको डेवलप करना आप नॉट ओनली मोदी सरकार का एक जवाबदारी उन्होंने ले लिया है, बट एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस ने भी इसको एक चैलेंज के हिसाब से लिया है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म शोलापुर का हमें आगे बढ़ाना है, टूरिस्ट फुटफॉल्स को आगे बढ़ाना है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियर कट लैप्सेस दिख रहा है और आपस के लोकल पॉलिटिशियन में तालमेल नहीं है, ये पूरे तरह दिख रहा है। और ये तालमेल के वजह से जो एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस और नरेंद्र मोदी का सपना टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीच में अभी हाल ही में पूरा एक स्पिरिचुअल टूरिज्म जो क्रूज टूरिज्म के माध्यम से वाराणसी से लेके आसाम तक जिस प्रकार से एक वाटरवे निर्माण कर दिया, वैसे ही शोलापुर में स्पिरिचुअल टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब मिलके लग रहे हैं। बट जो हाल आप एक शाहजहां अख्तर जी बता रहे हैं शोलापुर का, ये बहुत दुख भरी कहानी है कि लोगों को अपने रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन से अभी भी वंचित कर रहा है। आपको फ्यूचर क्या दिख रहा है? क्या कुछ तालमेल हो रहा है? कुछ आशा है लोगों को पैसे, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन मिलेगा? क्या दिख रहा है? कोई टाइम फ्रेम है जिसमें ये सब काम होगा? कोई समय निश्चित किया है कि इसके अंदर ये काम होना चाहिए? सर जी देखो, ये अभी तो वहां का सर्वे चालू है, महापालिका के ऑफिसर और जो भूमापन के ऑफिसर है वहां पर आके सर्वे कर रहे हैं, मगर अभी उनको लोग विरोध करेंगे। ये तो उड्डान पुल की बात हो गई, मगर सबसे पहले अहम बात ये है कि आज ही शोलापुर में 8 दिन तक पीने का पानी लोगों को नहीं मिलता है। माय गॉड, ये तो बहुत जी। सीरियस इशू। कांग्रेस की सरकार आई, राष्ट्रवादी की सरकार आई, भाजपा की आई, शिवसेना की, सबकी सरकार आई, मगर अभी तक शोलापुर के लोगों को पीने के पानी के लिए 8-8 दिन तक तरसना पड़ता है। 8 सबसे दिन? बड़ी अहम बात है। 8 दिन तक? ये बहुत बड़ा इशू है। 8 दिन तक शोलापुर में पानी, पीने का पानी नहीं है। सुदाम गंगाने, सॉरी, शाहजहां अख्तर जी, 8 जी। दिन बोला आपने, 8 डेज। 8 दिन तक पानी नहीं मिलता। और तो आप लोग क्या करते हैं? वहां पे पानी टैंकर से मंगाते हैं? क्या करते हैं? बिल्कुल टैंकर से मंगाते हैं, बिकट लाते हैं, क्या करेंगे? दूसरा कहाँ जाएंगे? ना वहां पर कोई नदी है, Isn't that terrible? It's केवल terrible। इस सभी ये सोचने, आपने ये हाईलाइट किया, कल हम लोग कल इस चीज को डायरेक्टली सीएम, डिप्टी सीएम तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि शोलापुर के ये हाल है कि 8-8 दिन पानी नहीं है। Now that is breaking Yeah. news. Now hang on a Yes. minute. For me, Yes. that is breaking news. बिल्कुल सर। Sholapur does not get no drinking water. Sholapur, no drinking water for 8 days. 8 days, people have to wait for 8 days for drinking water. Drinking water comes every 8 days. For 8 days, there is no drinking water in Sholapur. That is terrible. शाहजहां जी, इसको जरा विस्तार से बताएं, जरा मराठी में बताएं, प्लीज। बात सर, सोलापूरच्या महापालिकामध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी सत्ता होती, तरी पाण्याचा प्रश्न मिटला नाही। या सोलापूर मधले अनेक नेते, मान्यवर राज्याचे, देशाचे मंत्री झाले, परंतु शेवटपर्यंत आज तागायत पाण्याचा प्रश्न मिटला नाही। लोकांनी राजकीय दृष्ट्या फेरबदल करून पण पाहिला की आज ना उद्या काहीतरी लोकांना सहानुभूती मिळेल, पाण्याचा प्रश्न सुटेल, परंतु आज अखेर पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही। आज पाहिलं तर संख्याबळ राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या आमदारांचं सोलापुरात जास्त आहे, तरी सुद्धा याबाबत अनेक वेळा लोकांनी तक्रारी करून सुद्धा महापालिका याकडे दुर्लक्ष करते। अनेक वेळा अनेक घटना घडलेल्या आहेत पाण्यामुळे, खराब पाण्यामुळे, आणि जेव्हा कधी पाणी सुटतं त्यावेळेला अक्षरशः गटारीचं पाणी नळातून लोकांना प्यावं वाटतं। आणि कॉगरची साथ सुरू, गेल्या वर्षी जेव्हा खराब पाणी आलं होतं तेव्हा सोलापूरमध्ये कॉगरची साथ सुरू झाली होती,
आणि कितीतरी लोकांचा बळी यात गेला. आणि ज्या ज्या भागात कधी पाणी येतं तर रात्री 2-2, 3-3 वाजता पाणी येतं. लोकांनी कामाला कधी जायचं, सकाळी उठायचं कधी, पाणी भरायचं कधी, प्यायचं पाणी कधी मिळतं, आंघोळीचं पाणीचा विषयच नाही काय. अशा आजही या परिस्थितीमध्ये आज एवढ्या दिवस सोलापूरला किंवा देशाला आज आपण एकीकडे 75 वर्ष साजरी करतोय. हे 75 वर्ष साजरी करत असताना पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना तुमच्या पुढे याचना करावी लागते. ही फार मोठी गंभीर गोष्ट आहे. आणि याकडे अक्षरशः एक वेगळ्या पद्धतीनं किंवा वेगळा एक विषय घेऊन मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील यांनी तातडीने या कामाकडे लक्ष दिलं पाहिजे. पक्ष कोणताही असो त्याविषयी आमचं मत नाही. मत तुम्हाला देतंय की कोण देणार आहे किंवा देणार नाही हा विषय नाही. परंतु जर लोकांच्या मूलभूत सुविधा संपत नसतील, मूलभूत सुविधा जर सुटत नसतील तर हा राजकारणाचा विषय आहे का लोकांची चेष्टेचा विषय आहे हे एकदा सांगितलं पाहिजे तुम्ही. Isn't that terrible? Yes, Isn't that absolutely terrible? terrible. So which means even Sholapur Yes. is under the grip of the water Of water tanker crisis. mafia. तो how- मतलब वाटर टैंकर माफिया जो है बिल्कुल सर. उनका राज है वहां पे. Yes. शाहजहां जी. और जिस प्रकार से दिख रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन थोड़ा पीछे हटा है, पीछे दे नॉट कीपिंग पेस बिकॉज And this is Western Maharashtra, sir. सवाल ही नहीं. और वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये हालत है, शोलापुर जैसे डिस्ट्रिक्ट में ये हालत है, तो आई डोंट नो डेवलप. शोलापुर इज डेवलप, पश्चिम महाराष्ट्र में डेवलप Yes. एरिया, वहां पर ये हालत मराठवाड़ा और विदर्भ में क्या होता होगा. तो शाहजहां अथर जी, मतलब वाटर टैंकर माफिया जो है उनका राज चल रहा है इस वक्त वहां पे. शाहजहां अथर जी. बिल्कुल बिल्कुल सही सर. अगर पानी नहीं मिलेगा वो टैंकर कितना 1,000 रुपए बोलता है कि 2,000 बोलता है, जो बोलेगा वो तो लोगों को देना ही पड़ता है. नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे लोग, क्या पियेंगे, शराब पियेंगे सर. मतलब शराब वहां पर उपलब्ध है, पानी उपलब्ध नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ. शाहजहां अथर जी, आप ये बताएं कि ये स्थिति कब जी. से है? 10 साल, 20 साल, 30 साल, कब से ये स्थिति है कि हर 8 दिन के बाद पानी मिलता है? बताएं. बिल्कुल. जब सुशील कुमार शिंदे जी ने उजनी डैम से शोलापुर को पीने के पानी की सुविधा तैयार की, जी. मगर केवल शोलापुर के महापालिका प्रशासन का नियोजन ठीक न होने के कारण ये लोगों को ये हाल भुगतना पड़ता है. Right, this is absolutely terrible. आज Now, पानी आता है, जी. पानी जब तक उजनी डैम में पानी तब तक शोलापुर में पानी आता है. जी. मगर जो शोलापुर शहर की सिस्टमेटिक जो सुविधा है या कोई जो उसका पाइपलाइन होना जरूरी है तो वो अभी तक नहीं हो रही. उसके कारण लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है. राइट. शाहजहां अथर जी, इस विषय के बारे में विस्तार से हम लोग कल बात करेंगे. आज तो फ्लाईओवर की बात थी. जी. कल वाटर टैंकर माफिया के बारे में बात करेंगे शोलापुर में. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सीनियर जर्नलिस्ट शाहजहां अथर साहब हमारे साथ जुड़े हुए शोलापुर से. और एक बार फिर the insight that he has provided is absolutely amazing. This is absolutely amazing and shocking. Pradeep ji, I am shocked. This is I am shocked. This is now the water, and you can understand now this is a border state, Karnataka, and you have disputes continuously. People are getting angry where water infrastructure is concerned. But it's in Relief and Maharashtra. rehabilitation, it's a part of Maharashtra. That's it. At least this government. Now this government will say we are just taking it over. अभी हमने टेक ओवर किया, हमें वक्त चाहिए इस Sir, चीज को but सुधारने के there लिए. was a government. Best, There was a government from और अगर 2014 पानी till की समस्या है 2019. तो ये अचानक पैदा नहीं हुआ सर, ये लगातार वर्षों से Yes. चल रहा है पानी की समस्या. And It as just Shahjahan can't- Athar said, the बिल्कुल last सर. person who really tried to regularize the water supply Yes, sir. was Mr. Sushil Kumar Shinde. We But have to- it couldn't be done Yes. because of the nexus between the water mafia and the local administration, which is terrible. Now we'll talk about that. We will talk about that tomorrow. कल उसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे. लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट सुदाम गंगावणे साहब. बड़े सालों के बाद सुदाम गंगावणे साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं. आई एम सो हैप्पी. सुदाम जी नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार. अरे बहुत बढ़िया लग रहे हैं. देखिए साहब क्या है, वंडरफुल. बिल्कुल वैसे के वैसे ही, बिल्कुल वैसे के वैसे ही, 10 साल पुराने, बिल्कुल यंग लग रहे हैं. जी 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 शुक्रिया शुक्रिया सर शुक्रिया. सुदाम गंगावणे जी, कल्याण डोंबिवली से सुदाम गंगावणे जी. सुदाम जी, अभी इस वक्त आप ये बताएं कि जितनी सरकारें आती हैं, जो भी सरकार आती है, बड़ी से बड़ी सरकार आ जाती है, छोटी से छोटी सरकार आ जाती है, कोलिशन गवर्नमेंट आ जाती है, फुल मेजॉरिटी की भी सरकार आ जाती है, लेकिन हर बार
जो दलित हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, वो उसी की तरह वो वैसे ही शोषित रहता है। ऐसा क्यों है? क्या ये इस वजह से है कि हमारी आरपीआई की बहुत अलग अलग फैक्शंस हैं? क्या ये इस वजह से है कि बीएसपी में मायावती जी की लीडरशिप को आज की तारीख में कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है? क्या ये इस वजह से है कि जितनी भी दलित पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो आज की तारीख में संगठित और एकत्रित नहीं है? सुदाम गंगामणे जी। सर सबसे पहले मैं न्यूज नेशन की टीम का और नेशन नाउ, न्यूज नेशन नहीं, वो प्रदीप दूसरा जी चैनल है। नंबियार का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप चर्चा कर रहे हैं जी और ये मुझे नहीं लगता कि किसी जो हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये बात किसी ने उठाई है जी कि अब तक जो यहाँ के SC/ST माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको किस तरह से उनके साथ क्या व्यवहार हुआ है, उनका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, जी। या उनके प्रॉब्लम्स क्या है, और हमारे संविधान का जो आर्टिकल जो अलग अलग हिस्सों में है वो क्या कहता है। जी। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये मुद्दा किसी मीडिया के आदमी ने उठाया। ये मुद्दा आपने उठाया, इसके लिए मैं आपका सही में बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत जरूरी मुद्दा है। और रह गई बात डेवलपमेंट की महाराष्ट्र के, खाली मैं महाराष्ट्र की बात करूं जी 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 तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो समाज कल्याण विभाग रहता है और इसमें स्टेट का और सेंटर का भी फंड आता है, इसमें बहुत सारी योजनाएं रहती है। जी लेकिन पिछली 20 साल का हम लोग अगर इसमें विचार करेंगे, जैसा आपने कहा है कि झुग्गी और जो बस्तियां है उसमें डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई दे रही है। जी। आप भी कई जगह खबरें कवर करते हैं, मैंने आपके बहुत सारी खबरें देखा हूं, आप ग्राउंड लेवल पे जाके जाते हैं, प्रदीप जी ग्राउंड लेवल पे जाते हैं। तो आज भी सर हम लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल से उसी झुग्गियों में जाते हैं, उसी झोपड़पट्टियों में जाते हैं, उन्हीं बस्तियों में जाते हैं, तो वहां हमें डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा है। दुरुस्त बात। जैसे कि अभी मुंबई का कोई भाग जो है वो SRA के स्कीम के तहत थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, जी वो BMC की बदौलत बढ़ रहा है। गवर्नमेंट उसमें ध्यान नहीं देती है, ये तो गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। अगर मैं ये समाज कल्याण विभाग की बात बोलूं तो गवर्नमेंट की एक योजना है, दादा साहब गायकवाड़ जो योजना है भूमिहीन SC कैटेगरी ST कैटेगरी के लोगों के लिए, वो ज्यादातर वो योजना बनाई है। और पिछले दिन में थाने के एक ऑफिस में गया था उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कि जी। ये योजना में वाकई में लोगों को बेनिफिट हुआ है क्या, क्योंकि उनका सेपरेट ऐसा एक प्रावधान रहता है कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्शन पे कि इनके लिए अलग फंड इस्तेमाल होते हैं और उसकी पुस्तिका बड़ी इतनी मोटी मोटी पुस्तिका बनाई जाती है। तो मैं जानकारी लेने गया था तो मुझे ये समझ में आया था कि 2018 से 2022 चल रहा है, अभी तक एक भी बंदे को उस योजना के तहत जो कर्मवीर दादा साहेब गायकवाड़ भूमिहीन योजना रहती है वो उसका बेनिफिट हुआ नहीं है। एक भी आदमी को नहीं मिला, एक भी शख्स को बिल्कुल नहीं मिला। पिछले 4 साल से, अब 5वां साल शुरू हो गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वैसी लिस्टिंग आई है उसमें, मेरे को अजीब लग गया कि ये योजना महाराष्ट्र सरकार ने बनाई थी। महाराष्ट्र का एक अपना एक अलग कानून रहता है, तो वो कानून बनाता है तो वो कानून बहुत सारी जो स्टेट अदर स्टेट भी वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करता है। जैसी ये योजना है तो मैंने उससे डाटा मांगा कि सर, बोला मुझे डाटा दो आप, और फिर मैंने हमारे यहाँ के जो एक विधायक है बालाजी किनीकर उनसे बात कही है कि इस पे आप ध्यान देना चाहिए जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उनसे बात करूंगा, क्योंकि ये अगर स्टेट की बात आती है तो मुख्यमंत्री से बात करना पड़ता है। तो मैं बोला आप बताइए, इससे बात करिए कीजिए ताकि हमारे जो लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उनको बेनिफिट हो जाएगा। और उन्होंने हाँ भी कह दिया। अगले वीक में हम लोग का मीटिंग होने वाला है
हम लोग उसके ऊपर वर्कआउट करने वाले हैं कि जो भूमिहीन हमारे किसान हैं, जो जी। कैटेगरी में आते हैं, जो गन्ना तोड़ने का काम करते हैं, मिले जो वो काम करते हैं, उनके पास जमीन नहीं है। जी। तो उनको गवर्नमेंट के इस स्कीम के तहत 5 एकड़ 8 एकड़ जो रेडी रेकनर का भाव जो भी रहेगा वो जो महामंडल है समाज कल्याण विभाग पुटअप करेगा पैसा, और वो जो भूमिहीन हमारा जो किसान है जो शेड्यूल कास्ट से आता है, बिलोंग करता है, उसको वो जमीन खरीद कर गवर्नमेंट देंगे। तो ये Right. बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन ये पिछले 5 साल से हुई नहीं है। Right, अभी हम सुदाम लोग जी, इसके सुदाम ऊपर जी, प्रदीप जी work- wants to ask question. एक Please go ahead. बात है कि जो गरीब पिछड़े और दबे लोगों को न्याय मिलना चाहिए, सरकार का स्कीम का उपलब्धि होना चाहिए, सरकार का फैसिलिटीज होना चाहिए, इसकी एक बहुत बड़ा विषय है। इम्प्लीमेंटेशन में दरार हो है, ब्यूरोक्रेसी एडमिनिस्ट्रेशन जहां भी है लापरवाही है। मगर मुझे आपसे पूछना है, दलित यूनिटी के लिए क्या आपको लग रहा है कि लीडर्स में मतभेद अभी भी है? हमने देखा कावाड़े जी कई और एकनाथ शिंदे जी के साथ जा रहे हैं, प्रकाश अंबेडकर जी उद्धव जी के साथ जा रहे हैं, फिर हमारे बीजेपी के साथ, तो अलग अलग लीडर्स जो आपके हैं, रामदास जी बीजेपी के साथ, तो अलग अलग लीडर्स बटा हुआ है। तो ये न्याय और जो एक इनइक्वालिटी दलित समाज में है, ये लीडर्स के एकता के ना होने की वजह से है, आपको क्या लगता है? देखिए प्रदीप जी, मैं किसी पार्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी से काम करता हूँ और ओके। उसके मूवमेंट विचे काम करता हूँ। ओके। जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं, वो नेता जिनके आपने अभी नाम निकाले हैं, वो मतलब दलित समाज नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जी। जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, रामदास अटेले हो, या कवाड़े रहने दो, या और कोई भी लीडर रहने अंबेडकर दो, जी, प्रकाश वो अंबेडकर। मतलब दलित समाज है। हाँ। इस तरह से मेरा मानना नहीं है। ओके। महाराष्ट्र की अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ यूनिटी क्यों नहीं होती है, तो हमारा सीधा आक्षेप है कि यहाँ जो कांग्रेस है, यहाँ कुछ जो ऐसे विचार के लोग हैं, अभी आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, तो उचित नहीं लगता है मुझे इस तरह से बात बताना। मैं कभी जब आपसे मुलाकात करूंगा तो पर्सनल लेवल पे मैं बताऊंगा, क्योंकि कुछ बातें रहती है जो पर्सनल लेवल पे बताई जाती है। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि ये नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के जो कैटेगरी के जो लोग हैं ये इकट्ठा हुए। और क्योंकि जिस तरह से मैं देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अलग अलग स्टेट में अपनी अपनी एक शक्ति है। बिल्कुल। हमारी आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश तरह के बहुत बड़े सेक्टर में हाँ। 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। दुरुस्त बात, दुरुस्त बात। और उन्होंने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, अगर आप उत्तर भारत में अगर घूमोगे तो उसके बाद आपको पता चल पाएगा कि ये क्या काम किया है। और उसी तरह से महाराष्ट्र में भी वो काम करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि यहाँ कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी है, ये यहाँ के जो लोगों में आपसी गुटबाजी करके इन्होंने उनको डाइवर्सन में डाल दिया है। तो इसके वजह से थोड़ी सी हमें मुसीबत होती है। लेकिन अभी 2024 आएगा, हम लोग सभी लोग मूवमेंट के जो लोग हैं, एक एजेंडे पे हमारा काम चल रहा है। हम लोग ध्यान भी दे रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में किस तरह से बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े, क्यों, और वो अपनी जो हुक्मरान समाज रहता है, वो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि तुम शासक बनो। जब तक आप शासक नहीं बनोगे, जैसे अभी कुछ जैसे वो ये योजना का विषय आया था समाज कल्याण के विभाग का, अगर मैं शासक बनूंगा तो मैं मेरे लोगों के लिए ये योजना पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सामने लेके आऊंगा, काम करूंगा। तो वही हम काम पे लगे पड़े हैं। और सुदाम ये जी, जो सुदाम जी, unity है एक चीज, रिपब्लिकन पार्टी की। जी सुदाम जी, यहां पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कुछ साल पहले, मुझे अभी तक याद है, रामदास अठावले और एक दो और नेताओं ने यह कहा था कि हम लोग मास्टर कांशीराम जी का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उसके ऊपर एक योजना भी बनी, लोग एक फोरम पर भी आए, एक स्टेज पर भी आए, लेकिन उसका कुछ निकला नहीं। ये क्या बात है कि जितनी भी दलित ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो पार्टियां तथाकथित तौर पे दलितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप उनको दलित नहीं मानते, लेकिन फिर भी इन लोगों का एक साथ एक मंच पे आना इतना मुश्किल क्यों है? सुदाम जी।
नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने सर, मेरी बात पहले ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा है, मैं उनको दलित नहीं कहा। मैं वो जो नेता जो दलितों की बात कर रहे हैं वो मतलब समाज, जी ऐसा नहीं है। रहेगी बात यहाँ के जो महाराष्ट्र में यूनिटी क्यों नहीं हो रही है, अभी उन्होंने कब स्टेटमेंट दिया था ये भी मुझे पता नहीं है। जी। लेकिन ये ये है इस कि स्टेटमेंट को यहाँ- 10 साल से ऊपर हो गए, 10-12 साल से हुए ऊपर हो गए। रहेंगे। जी हुए रहेंगे, लेकिन मेरा 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 जी। मेरा ये मानना है, मैं थोड़ा सा रिपब्लिकन यूनिटी और इनका थोड़ा सा बात बताता हूँ। जैसे कांचीराम साहब ने महाराष्ट्र से ये जो शाहू फुले अम्बेडकर का जो मूवमेंट है ये यहाँ से उठाया जी। और वो जाके पंजाब उत्तर भारत में लेके अपने लोगों में चलाया। दुरुस्त बात। सबसे पहले वो अप्रोच भी हुए थे, यहाँ जो रिपब्लिकन जो गट्स थे उसमें अप्रोच भी हुए थे। लेकिन 1978 के दरमियान जो मोहन धारिया थे कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स थे जी। और दादा साहब गायकवाड़ थे, जी इनकी जो युति रिपब्लिकन पार्टी और कांग्रेस की उन्होंने देखी थी, तो उस समय पार्लियामेंट की जो सीट थी आई थिंक 521 थी और उसमें से एक सीट पे अलायंस हो गया, रिपब्लिकन पार्टी को एक सीट दिया जी और कांग्रेस ने अपने पास 520 सीट रखे। जी तो ये अन्याय कांचीराम साहब ने देखा था। जी तो वो बोले ये कौन सा अलायंस है। कांग्रेस अपने पास 520 सीट रखती है और रिपब्लिकन मतलब बाबा साहब की विचार के पार्टी को, बाबा साहब को एक सीट देती है। जी जो पूना पैक्ट का जो कारण हुआ था वो इसी कारण बाबा साहब का उनका हट था। जी पुणे पैक्ट में महात्मा गांधी वहां बैठे हुए थे, जी यही कारण था। दुरुस्त बात। अभी एक सीट के छोड़ा तो कांचीराम जी के पूरे वो बाहर आ गए, बोले ये कौन सा अलायंस है। दुरुस्त बात। करेक्ट। ये बाहर आके बोले ये मुझे यहाँ महाराष्ट्र में जमेगा नहीं। उन्होंने जी। बताया भी 520 सीट आप रखेंगे, एक सीट रिपब्लिकन पार्टी को देंगे। उसके बाद उन्होंने ये जो फेडरेशन जो SC ST माइनॉरिटी का जो फेडरेशन है वो चलाया, बामसेफ स्थापन की। जी बामसेफ से फिर आगे बढ़े, जी उनको फिर जरूरत लगा कि हमें पार्टी की जरूरत है। तो 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी रजिस्टर करके बहुजन समाज पार्टी पूरे भारत भर में स्टैंड बाय की। जी उन्होंने रिपब्लिकन ये जो उन लोगों का जो गुटबाजी का जो है वो बोले ये कभी यहाँ इकट्ठा नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि 520 कांग्रेस अपने पास रखती है और एक सीट उनको देती है। तो ये कौन सा अलायंस है। करेक्ट करेक्ट। इसके वजह से वो वहां उत्तर भारत में चले गए, शाहू फुले अम्बेडकर का यहाँ का विचार लेके चले गए। एक नहीं, दो नहीं, चार बाहर वहां शाहू फुले अम्बेडकर के नाम से वहां सत्ता बनाई। जी अभी महाराष्ट्र के लोग यहाँ नहीं समझते, हमारा काम चल रहा है, हम लोग नई जनरेशन को लेके हमारे कैडर्स को तैयार कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि तुम्हारी राह कौन सी है, कौन सा स्ट्राइक है, क्या करना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी एकमेव पूरे भारत की एकमेव पार्टी ऐसी रहेगी। जहां तक मैं इतने साल काम कर रहा हूँ मीडिया में, आप भी सीनियर है, नंबियार जी बैठे हैं, हम कितने पार्टियों का हम लोग मैनिफेस्टो देखते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसका मैनिफेस्टो नहीं रहता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपना मैनिफेस्टो मानती है। जी और ये बात मुझे बहुत इंप्रेस करने सरीकी लगी, इसके वजह से मैं BSP के इस मूवमेंट्स में जुड़ा हूँ। जी तो हम लोग ध्यान से इधर भी काम कर रहे हैं, हमारे कैडर बन रहे हैं, हम लोग तैयारी में लगे पड़े हैं। 2024 को आपको यहाँ बदलाव नजर आएगा। अभी हाल ही में BMC, TMC, ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, BMC, फिर NMMC, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और खास करके उस तरफ कल्याण डोंबिवली, वहां पर भी चुनाव होने वाले हैं, म्युनिसिपल चुनाव। तो यहाँ पर एक्चुअली आपके सब बहुजन समाज को एक जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट करना चाहिए। तो इस विषय में ये आने वाले इस साल में जो 4-5 इलेक्शन होने वाले जो यहाँ इस एरियाज में, तो आप कैसे देखते हो बहुजन समाज किस प्रकार से परफॉर्म करेगी? व्हाट इज योर एक्शन प्लान? आपने क्या क्या किया आज तक? हाँ, ये एक्शन प्लान रहता है, ये ऐसा बोला नहीं जा सकता है नबियार जी।
हम लोग काम कर रहे हैं, पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका हो, ठाणे म्युनिसिपालिटी हो, नवी मुंबई हो, कल्याण डोंबिवली हो, भिवंडी हो, उल्लासनगर हो, हर जगह से हमारा जो कैडर है वो लगा पड़ा है रिजल्ट देने के लिए। हम लोग काम कर रहे हैं और हम लोग बोलते कम काम ज्यादा करते हैं। बोलना हमें पसंद नहीं है। हमें हमारी जो आदरणीय बहन जी है उन्होंने डायरेक्शन दिया है, मान्यवर साहब का भी डायरेक्शन है। बोलना कम है और हमारा काम पे ज्यादा फोकस है। Wonderful. हम लोग इसके लिए हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से हमारी जो यंग जनरेशन है ये और आगे आए, ये किस तरह से ये मेन स्ट्रीम में आके शासक वर्ग में बना है। क्योंकि हमारी पार्टी आपको पता है कि हम लोग कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हम लोग लोगों में घुल मिल के लोगों को इकट्ठा करके उनको प्लेटफॉर्म पे लेके जाने का हम लोग का काम चल रहा है। आने वाले दिनों में आपको अच्छा रिजल्ट भी दिखेगा। महाराष्ट्र में भी उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा जो फोकस चल रहा है वहां सीट लग जाएगी। राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर सुदाम गंगाराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, अपना धन्यवाद विश्लेषण सर। देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट धन्यवाद, प्लेजर टॉकिंग टू यू, धन्यवाद, रियली अ सर। ग्रेट प्लेजर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर, थैंक यू धन्यवाद वेरी सर। मच, थैंक यू। सुदाम गंगावने जी विश्लेषण देते हुए कि किस प्रकार दलितों का, पिछड़े वर्ग का असली नेतृत्व बहन मायावती करती हैं, बहन जी करती हैं। प्रदीप जी। Exactly. I mean, if actually Mayawati works in Maharashtra, Yes. They can do wonders. But lately, of late, Mayawati herself has been slightly Yeah, somewhat in dormant. the background. She's On the not really come background, forward, yes. she's been dormant. Because आप देखो cadres है, committed लोग हैं, जैसे हम देखें सुदाम गंगावने जी, committed है, करना चाहता है, he wants to work, he wants That's to right, work he for the does. poor and downtrodden, he wants to work for their rights, he's fighting with them, fighting with the administration, bureaucracy to see that the rights that have been given constitutionally for the poor and downtrodden should be given to them. And there's lapses, there are deficits in which they are working, these committed leaders. So you need to, बहन मायावती जिस प्रकार से अगर एग्रेसिव होके महाराष्ट्र, मुंबई, नवी मुंबई जो आने वाले चुनाव होने वाले हैं उसमें एग्रेशन थोड़ा सा दिखा लिया, आई थिंक द बहुजन समाज पार्टी कैन डू वंडर्स where because they have got sizable amount of work. He said Fantastic. cadre based party है, लोग साथ में हैं। Because at the moment, let's be very clear, as far as the बिल्कुल Dalits are सर। concerned, let's be very clear. जहाँ तक दलितों का प्रश्न है, आदिवासियों का प्रश्न है, ओबीसी का प्रश्न है, जब तक भारत का पिछड़ा वर्ग उन्नति नहीं करेगा, प्रगति नहीं करेगा, विकास के जो बेनिफिट है, विकास के जो लाभ हैं, पिछड़े वर्ग को नहीं पहुंचेंगे, तब तक भारत, आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाइए, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाइए, 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाइए, भारत पिछड़ा ही रहेगा। अगर हम लोगों ने दलितों को, पिछड़े वर्ग को, आदिवासियों को यानी वनवासियों को हमने नजरअंदाज कर लिया, अगर ऐसा रहेगा, माइनॉरिटीज को अगर आप नजरअंदाज करेंगे, तो भारत, जो आपका भारत है, हम लोगों का शक्तिशाली भारत, जिसको सुपर पावर कहा जा रहा है आजकल, आप सुपर पावर तभी बन सकते हैं अगर आपके लोग पावरफुल हों, और आपके लोग तभी पावरफुल होंगे अगर दलितों का शोषण बंद होगा, वनवासियों का शोषण बंद होगा, पिछड़े वर्ग का शोषण बंद होगा, तभी जाकर के आप शक्तिशाली बनेंगे। सीधी सादी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। Right, now let's go across to our old friend Mr. Vinod Rai. After a long time, I think we're going to be talking to him as well. विनोद राय साहब ठाणे से वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट विनोद राय साहब। याद रखें, हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी वहीं से, राजन विचारे साहब मेयर हुआ करते थे ठाणे के, वो भी वहीं से। राइट, आई कैन सी यू, आई कैन सी विनोद राय राइट हियर। विनोद जी नमस्कार। या नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। प्रदीप जी भी साथ में हैं, आप देख सकते हैं हमको, हम आपको देख सकते हैं। ये बताएं कि आज की तारीख में एकनाथ शिंदे बनाम राजन विचारे बनाम जितेंद्र आव्हाड, आप ये बताएं कि आज की तारीख में राजनीतिक तौर पर अभी ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव होने वाले हैं, पलड़ा किसका भारी दिख रहा है आपको, जरा बताएं विनोद राय जी। जब से एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए हैं, जी। एक अलग ही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, विशेषकर ठाणे हो, कल्याण हो, अंबरनाथ हो या अन्य आसपास के जो महानगर पालिका हो, जी। वहां पर दिखाई दे रहा है। यदि हम देखें तो यहाँ पर पिछले ठाणे महापालिका की बात करें तो यहाँ पिछले 24 सालों से लगातार शिवसेना की सत्ता रही है। एक दो बार यदि हम अपवाद छोड़ दे तो जी। कहीं ना कहीं, और यदि हम अब हालिया परिस्थिति में एकनाथ शिंदे के
जब शिवसेना से अलग हो गए हैं, उन्होंने खुद की पार्ट एक तरह से शिवसेना पर को कब्जा कर लिया है, यदि हम जी। ऐसी बात करें तो कहीं ना कहीं देखें तो शिवसेना के बड़े पैमाने पर जो नगर सेवक हैं तो जी। सीधे एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े हुए हैं। और फिलहाल की राजनीतिक परिस्थिति में कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे का जो वजन है एक तरफा यहाँ पर ठाणे में बना हुआ है। एक नाथ यदि हम- शिंदे जी का वजन जो है एक तरफा बना हुआ है। जी जी बताएं। जी जी, यदि दूसरी तरफ हम देखें जो विरोधी पक्ष के नेता हो, खासकर जितेंद्र आव्हाड हो या उद्धव ठाकरे के गठ के राजन विचारे हो, जी। ये दोनों लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जमीनी स्तर पर वह कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के वर्चस्व को चुनौती दे। जो जी। हमने पिछले कुछ महीनों से जो हम यहाँ लगातार देख रहे हैं, पर जी। कहीं ना कहीं तो प्रशासन जो एक तरह से जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ लगातार 2 केसेस हुए, चाहे वर्तक नगर हो चाहे मुमरा हो, तो कहीं न कहीं जितेंद्र आव्हाड के जो समर्थक थे वह डिमोरलाइज हुए और उसका फायदा शिंदे गठ को लगातार मिल रहा है। वहीं शिवसेना के जो स्थानीय पद जो उद्धव ठाकरे गठ के साथ जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं शिंदे गठ लगातार अपना वर्चस्व बना रहा है, उन्हें अपने पाले में लगातार खींचते नजर आ रहा है। ये परिस्थिति अभी हाल में हमने देखी जब उद्धव ठाकरे ने एक जंबो कार्यकारिणी जो कि कभी देखी नहीं गई जी। थी, इतने बड़े जी। पैमाने पर शिवसेना के पदाधिकारियों की नियुक्ति की। एक तरह से देखें तो चाहे विभाग प्रमुख हो चाहे जिला स्तर के पदाधिकारी हो, एक तरह से गली स्तर पर भी शिवसेना के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। किंतु हमने उस लिस्ट में देखा कि जो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे गठ ने जो लिस्ट जारी की थी उसमें एक नाम था भास्कर पाटिल, जो जी। कि काफी काफी वर्षों से लगातार नगर सेवक थे। उन्हें ठाणे का शिवसेना ने समन्वयक बनाया, लेकिन वह कुछ घंटों में उन्होंने पाला बदला और जी। शिंदे गुट में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ डिमोरलाइज था उद्धव ठाकरे गठ के लिए। Gee. Right, and the gentleman that you're seeing on your screen right now, of course, our old friend, senior journalist Vinod Rai giving his analysis, and the other gentleman that you saw before Mr. Eknath Shinde is our friend Mr. Rajan Vichare. Rajan Vichare साहब मेयर रह चुके हैं ठाणे के। आप ये बताएं कि राजन विचारे साहब, I don't know why we are playing Sudham Gangarne's name again and again and again. I think my production team is in love with Sudham Gangarne. Now, at the moment with us, we have Mr. Vinod Rai. विनोद राय सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ हैं। विनोद राय साहब, आप ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या वर्चस्व है ठाणे में? एकनाथ शिंदे जी का तो ऐसा वर्चस्व है कि उनको कोई हिला नहीं सकता। आनंद डीके जी के बाद एकनाथ शिंदे, सीधी सादी बात है, वहां पे शिवसेना को हिलाने वाला फिलहाल तो कोई पैदा नहीं हुआ है। अब ये बताएं कि जहां तक एकनाथ शिंदे जी का प्रश्न है, आज की तारीख में एकनाथ शिंदे जी ने कोई नई चीज वहां के लिए अनाउंस करी है ना? बाय द वे, that is the public meeting which was held at the BKC of the Prime Minister, and there is our friend Mr. Eknath Shinde speaking. जी, विनोद राय जी बताएं। जी सर, यदि हम देखें तो जब से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुए हैं, वो अपनी लगातार पकड़ ठाणे में लगातार बनाए हुए हैं, चाहे विकास कार्य हो, जी। विकास कार्यों के मार्फत हो या जनसंपर्क के मार्फत, वो लगातार अपनी घोषणाएं लगातार करते जा रहे हैं। विशेषकर हम देखें तो ठाणे में अलग अलग बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही, कंपनियों को यहाँ पे स्टैब्लिश करने का प्रयास एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। तो कहीं यह जो कार्य है ये कहीं ना कहीं पब्लिक को अप्रोच करने के लिए एकनाथ शिंदे के मार्फत किया जा रहा है, और कहीं वह उसमें सफल भी होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे यदि हम घोड़बंदर मार्ग का मेट्रो स्टेशन देखें, काफी वह वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हुए हैं, इस मेट्रो को काफी तेज गति से अब बनाया जा रहा है। तो यह जो अप्रोच है एकनाथ शिंदे का, वो उन्हें काफी फायदेमंद साबित होता दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि विनोद जी, बात यह है कि जितेंद्र आव्हाड एक ग्रुप है, एक पावरफुल लॉबी है मुंब्रा और उस क्षेत्र में, वो ठाणे का हिस्सा बनता है। एकनाथ शिंदे एज यू से एब्सोल्युटली पावरफुल, जबरदस्त, और उद्धव ठाकरे जी, अब ये लॉयलिस्ट जो ठाणे के शिवसेना के लॉयलिस्ट है, क्या वो उद्धव आने वाले चुनाव में सिंपैथी बाला साहेब ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये गुट को चुनेगा? मुंब्रा में जिस प्रकार से जितेंद्र आव्हाड एकदम हावी है, और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स भी वहां पर बहुत चल रहा है। बीच में जो झगड़ा फसाद हुआ था उसी प्रोजेक्ट को लेके, जहां एक लेडीज पे धक्का मुक्की हो गया और केसेस रजिस्टर किया गया, तो ये सब चल रहा है वहां पर। ये एक बहुत वॉलेटाइल एरिया हो गया है ठाणे, बहुत जबरदस्त वॉलेटाइल एरिया हो गया है पॉलिटिकली, बिकॉज कल जो साथ में थे आज अलग अलग पार्टी है।
तो ये आप कैसे देख रहे हो जितेंद्र आव्हाड मुंब्रा ये क्षेत्र में क्या कोई बदलाव होने वाला है? बिकॉज आज महाराष्ट्र का सीएम एकनाथ शिंदे जी है और एकनाथ शिंदे जी का बेस ठाणे है, तो जितेंद्र आव्हाड का फ्यूचर वहां पर क्या है मुंब्रा रिलेटेड, और उद्धव ठाकरे के जितने वोट्स है उसका क्या होगा? यदि हम देखें, यदि जब से एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं जितेंद्र आव्हाड ने यह गैप एक तरह से एक वो अपनी वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास किया था। वो चाहे कलवा मुंब्रा विधानसभा सीट हो, चाहे भिवंडी हो, चाहे कल्याण हो, इन क्षेत्र और नई मुंबई हो, इन क्षेत्रों में वह लगातार जितेंद्र आव्हाड ने अपना दौरा जो जनसंपर्क अभियान था तेज किया था। किंतु जो 2 केस दाखिल हुए जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ, उसके बाद कहीं ना कहीं सिनारियो चेंज हुआ और जितेंद्र आव्हाड के जो समर्थक थे वो काफी डिमोरलाइज हुए। तो एक तरह से देखें तो, और विशेषकर हम बात करें जो कलवा मुंब्रा विधानसभा सीट आती है वह एकनाथ शिंदे के जो पुत्र हैं सांसद श्रीकांत शिंदे के लोकसभा क्षेत्र में आती है। तो जहां तक कलवा मुंब्रा की बात करें तो वहां पर 2 लड़ाई साफ तौर से अभी देखी जा रही है, श्रीकांत शिंदे समर्थकों और आव्हाड समर्थकों के बीच कि वो अपना जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं श्रीकांत शिंदे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पिछले 1 महीनों से कहीं ना कहीं आव्हाड को एक तरह से शिंदे समर्थक घेरते नजर आ रहे हैं कलवा मुंब्रा विधानसभा सीट के अंतर्गत। और जहां तक बात करें शिंदे समर्थकों का, उनकी पूरी कोशिश है कि जो कलवा मुंब्रा विधानसभा सीट में जो पार्षद चुन के आते हैं, नगर सेवक चुन के आते हैं, वो वहाँ राष्ट्रवादी के नगर सेवकों की संख्या कम की जाए, जिससे कि जो आव्हाड का जो एक वर्चस्व वहां पर बना हुआ है वह कमजोर किया जा सके। तो एक पूरा राजनीतिक खेल इस समय जितेंद्र आव्हाड को दबाने के लिए कलवा मुंब्रा विधानसभा सीट के अंतर्गत चल रहा है। और यह लड़ाई, इसमें कौन जीतता है यह आगामी महानगर पालिका चुनाव होंगे उसमें स्पष्ट हो जाएगा। किंतु जहां तक बात करें तो फिलहाल तो यह तगड़ी लड़ाई कलवा मुंब्रा विधानसभा सीट के अंतर्गत शिंदे समर्थकों और आव्हाड समर्थकों के बीच जारी है। लेकिन ये राजन विचारे जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो कहां पर है इस वक्त, वो जरा बताएं। कि यदि हम देखें राजन विचारे को, वह हालांकि ठाणे लोकसभा के सांसद हैं और फिलहाल उद्धव ठाकरे के पास जो एक मजबूत स्तंभ है वह राजन विचारे के रूप में ही बचा हुआ है। लेकिन हम जहाँ पर पार्षदों की बात करें ठाणे महापालिका में, यहाँ पिछली बार 67 पार्षद जो नगर सेवक हैं वह चुन के आए थे, जिनमें से मात्र 3 नगर सेवक ही राजन विचारे के साथ अभी तक 2 पार्षद ही अभी तक टिके हुए हैं, जिनमें एक उनकी पत्नी और एक सीनियर नरेश मनेरा जो पार्षद है वही जो टिके हुए हैं। एक तरह से यह परिस्थिति है ऊपरी स्तर पर कहीं ना कहीं राजन विचारे को कहीं ना कहीं इसी कड़ी में कमजोर दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल जो वोटों के मामले में कौन बाजी मारेगा, यह तो जो होगा आगामी जब प्रचार शुरू होगा ठाणे महापालिका का, तब इस तरह से पूरी तरह सामने आएगा। प्रदीप जी, जितेंद्र आव्हाड जी का जो बेस है मुंब्रा में, जो मराठी दलित पिछड़े वोट और मुसलमान वोट ऐसा बोला जाता कि एक तरफा जितेंद्र आव्हाड को वहां पर पड़ता। मुंब्रा उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अगल बगल एरिया में जबरदस्त रिएक्शन है। जितेंद्र आव्हाड लगातार लोगों के बीच में रहा। बीच में वो ट्रेन को जो एसी ट्रेन बंद करने का एक बहुत बड़ा लंबा संघर्ष चला, उसमें वो बहुत आगे बढ़े थे। लोगों के हित में उन्होंने एसी ट्रेन ही बंद कर दिया वहां पर, बोले कि पीक टाइम में एसी ट्रेन का जरूरत नहीं है। फिर रेलवे लैंड में जितने भी छोटे छोटे झोपड़पट्टी थे उस बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया था। वो पूरे रेलवे लैंड जो भी कल्याण, डोंबिवली, मुंब्रा उस क्षेत्र में, तो जितेंद्र आव्हाड जमीन से जुड़ा हुआ है। तो आज एकनाथ शिंदे जी वहां पर एकदम हावी है। तो ये कैसे मैच होगा? जितेंद्र आव्हाड को अगर निकलना, आपको खत्म करना पड़ेगा वहां पर, तो मुसलमान वोट्स को आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। दलित समाज के जो पिछड़े वर्ग के वोट है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या यह संभव है जिस प्रकार से? जी, यदि हम देखें तो पिछले कुछ जब से एकनाथ शिंदे शिवसेना से अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं कलवा मुंब्रा विधानसभा जो जितेंद्र आव्हाड की सीट है उस पे कहीं ना कहीं शिंदे समर्थक अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं। या कुछ जो पिछले दिनों कुछ जो हलचल चल रही है वह सामने दिख रही है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि औरंगजेब के मुद्दे पे कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है नईम खान ने एक तरह से जितेंद्र आव्हाड को मुंब्रा में घेरा। MIM ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया।
तो यह जो राजनीति चल रही है कहीं ना कहीं मुमरा में जितेंद्र आव्हाड को आखिरकार कैसे कमजोर किया जाए यह स्पष्ट तौर पर दिखलाती है कि साधारण तौर पर देखें तो एक पूरे जिले में एक ही विरोधी नेता फिलहाल बचा हुआ है, वो है जितेंद्र आव्हाड। जी। तो उन्हें तो फिर पूरी तरह से घेरने का प्रयास चाहे शिवसेना हो चाहे भाजपा शिंदे गट के नेता हो चाहे भाजपा के नेता हो लगातार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह जो प्रयास है यह आगामी विधानसभा जितेंद्र आव्हाड के आगामी विधानसभा सीट पर कितना असर करेगा यह जब मतदान होगा तब Right. साफ होगा। Right. So in effect, Pradeep ji, Yes, but What- I what want to ask him Vinod Rai about is saying. I wanted to ask him about that communal tension जिस प्रकार से उन्होंने कंट्रोल करके जितेंद्र आव्हाड ने एक मुमरा मॉडल ऑफ कम्युनल हार्मनी वहां पर एस्टेब्लिश किया था और पूरे देश में उस चीज का बहुत लोगों ने सराहना किया कि बहुत जबरदस्त काम हुआ है। ये कम्युनल वायलेंस बहुत महाराष्ट्र में हर डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा कि होता है, बट इस बार जब भी पूरे महाराष्ट्र डिस्टर्ब था जितेंद्र आव्हाड कम्युनल हार्मनी बनाए रखे मुमरा और पूरे क्षेत्र में। उनका वो जबरदस्त वर्चस्व कंट्रीब्यूशन था कम्युनल हार्मनी ने। हिंदू समाज के लोगों को भी जागरूक किया, मुस्लिम समाज के लोगों को भी जागरूक किया, दोनों समाज के लोगों को जागरूक करके भाव जो ब्रदरहुड और एक पीसफुल एटमॉस्फेयर उन्होंने जो क्रिएट किया, एक जबरदस्त मॉडल मुमरा मॉडल सारा, जैसे कोविड काल में मुंबई मॉडल था वैसे कम्युनल हार्मनी में मुमरा मॉडल का एक जबरदस्त इस्तेमाल उन्होंने किया, एक फ्रेज बनाया मुमरा मॉडल। क्या अब भी वो कायम है मुमरा मॉडल ऑफ कम्युनल हार्मनी? जी सर, यदि हम बात करें, यदि हम आपको यहाँ पे जब कलवा मुमरा विधानसभा सीट है, हम स्पष्ट कर दें कि यह जो एकनाथ शिंदे के सांसद पुत्र हैं श्रीकांत शिंदे, उनके लोकसभा सीट के अंतर्गत भी आता है। अच्छा, और अच्छा। जितनी का मूल रूप से कलवा मुमरा विधानसभा सीट है। तो जहां तक सभी समाज में एकता बनाए रखने की बात है, उनमें नाम लिया जाता है तो दोनों नेताओं का लिया जाता है, चाहे श्रीकांत शिंदे हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे जितेंद्र आव्हाड हो। तो मूल रूप से यह इसका जो राजनीतिक फायदा होता है यह दोनों ही जनों को होता है। तो यदि हम देखें तो मूल रूप से ज्यादा फायदा तो जितेंद्र आव्हाड को होता है, लेकिन उन्हें मुमरा में जो अलग अलग नेताओं के मार्फत अब घेरा जा रहा है वह कहीं ना कहीं जितेंद्र आव्हाड के लिए एक राजनीतिक मुसीबत। तो विनोद राय जी, कहने का मतलब ये हुआ कि ये सीक्रेट वेपन है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी का, एज यूजुअल, जो मतलब जिसको शक की निगाह से देखा जाता है। AIMIM को ये कहा जाता है कि ये बी टीम है बीजेपी की, तो शायद इसलिए इनको वहां पे भेजा जा रहा है। वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू जी, बताएं। जी बिल्कुल, यदि हम देखें तो चाहे कलवा मुमरा विधानसभा सीट हो, यहाँ एक तरह से लड़ाई काफी आगामी चुनाव में लड़ाई काफी तेज होने वाली है, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड ही वह नेता है जो ठाणे जिले में एक तरह से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के वर्चस्व को कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो शिंदे समर्थक भी अब इसके पीछे पूरी तरह जुट गए हैं। आज ही यदि हमने देखा कि जितेंद्र आव्हाड के जो कभी पहले खास नगर सेवक थे, ठाणे महापालिका के विरोधी पक्ष नेता थे नजीब मुल्ला, उनके समर्थन में उनके समर्थन में जो बैनर कुछ लगाए गए उनमें एकनाथ शिंदे के भी फोटो लगे हुए थे। तो इसे देखा जाए तो अब जो यह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य तैयार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी चाहते हैं कि उनका पूरा वर्चस्व ठाणे जिले पर बना रहे। वही जो विरोधी पक्ष के नेता हैं, चाहे उद्धव ठाकरे गट के राजन विचारे हो, चाहे जितेंद्र आव्हाड हो, वह कहीं ना कहीं वो चैलेंज देकर वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, थैंक यू सो मच विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपनी सेहत का जरा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। आवर सीनियर जर्नलिस्ट, वेरी ओल्ड कलीग मिस्टर विनोद राय फ्रॉम Thane with us, giving us his analysis of how Eknath Shinde is now really taking over. That's it. I mean, he's not the sort of chap who I've never seen him rest. He's an amazing man. He is an amazing man. 24/7, 365 days, just Right. like But I tell Eknath you what, Shinde, Dev Fadnavis, and both of them, both Eknath Shinde and Mr. Devendra Fadnavis, when did they sleep? I mean, this is amazing. I think the example of Mr. Narendra Modi has set the benchmark for everybody. He doesn't sleep. He always works. He works 24/7. So all the people associated with him also work 24/7. As everybody says, we don't know when Mr. Shinde sleeps or when Mr. Devendra Fadnavis sleeps. We don't know that, right? At the moment with us, I think we have Aarti Pugaonkar ji of the Bharatiya Janata Party. Aarti ji, namaskar. नमस्कार जी। Namaskar. रवि जी नमस्कार। Namaskar. How are you? How are you? Thank you so much for joining us. I am good sir. Yes. Thank you. ये बताएं
And we are going to be discussing that BBC film. Doesn't this seem like a conspiracy to you? First that Bilawal Bhutto says something idiotic in the United Nations in the US, and then somebody else says something else, and now this BBC film comes along, and that BBC film talks about what? Gets what? All the people who have been completely discredited, whose versions of what took place in Gujarat have been completely and totally shown to be lies and falsifications by a court of law, and Mr. Modi himself has been given a clean sheet by the Supreme Court. Don't you think this is a conspiracy against Mr. Modi and against and against India, RTG? Absolutely, sir. First of all, being Indian citizen, I really want to, I'm shame on BBC, because we look at BBC as, I personally used to have a respect for that channel. But now the way they have come forward, yes, they are disrespecting India, they are disrespecting not only our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, but 140 crores of Indians. Yes. Right? When we know how Modi ji have reached to this particular level, right? Yes. So how he is Prime Minister now. It is, we are a democratic country, and through a complete democratic process, Modi ji has now reached to the position of Prime Minister of India. Secondly, when we talk about 140 crores Indians, again, if I just go with the numbers, right? Earlier, what Congress used to do, and what was the image of India during Congress rule? If you just consider worldwide, that image, and now after Modi ji, okay, how the whole world is looking at India. Obviously, ये रीजन हो सकता है बीबीसी के पेट में दर्द हो रहा है और उसके लिए इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं, और उसके लिए मैं उनका निषेध करती हूँ। आरती जी, यहाँ पर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हाल ही में विलायत में एक जगह है लेस्टर सिटी, वहां पर एंटी हिंदू राइट्स हुए, जिसको एक हिंदू मुस्लिम राइट की शक्ल दी गई बीबीसी द्वारा, and the entire coverage of the BBC was so biased, मतलब हिंदुओं के मंदिर टूटे, हिंदुओं के ऊपर अटैक किया गया, इंडियंस के ऊपर अटैक किया गया, and the BBC tried to show as if the perpetrators were Hindus. I mean, it's shocking, absolutely shocking, the anti-India bias of the BBC, and it goes right back to, I was a little kid at that time, you weren't even born at that time. In 1971, as I was telling Pradeep ji, we used to listen to the BBC World Service. I was still in school, I remember. I was in the 4th standard. And we used to listen to the BBC. BBC radio every day the BBC radio used to talk about how India is facing defeat after defeat at the hands of the Pakistanis, and suddenly on December 16th, the entire Pakistani army surrenders. And there was not even a word of apology from the BBC. Aarti ji. Yes, Raviji, and even now we are basically seeing that what is the condition of Pakistan now, right? Yes. What they are doing it, how they are begging now to India, right? And again now BBC का अपना ही कुछ और ही चल रहा है. ये सब situation में भी how India is emerging and leading a path which definitely will take India to a journey of superpower and powerful nation. Yes. So under the able leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, we are on this particular path. And at this particular time, what BBC is doing is really shameful for me as an Indian citizen. और यहाँ पर एक और भी चीज सामने आती है, वो ये आती है, I think Pradeep ji also wants to ask you a question. Yes. कि साहब कोविड के वक्त BBC's coverage was totally biased against India. उसके पहले भी जहां पर भी हिंदुस्तान की बात आई है, मोदी जी की बात आई है, it is almost as if there is a group within the BBC, and some research has shown that this group actually belongs, actually originates from Pakistan, who are now citizens of Britain and who are employed by the BBC, who have been, selling this anti-India, anti-Modi narrative everywhere. Aarti ji. See, Raviji, that is what, again, if I want to talk about this, then this time, BBC is really facing a hard time because Rishi Sunak ji have come forward and he has also, criticized BBC for this. I mean, he is not very happy. Even being from the same government, he is criticizing BBC for this. So it is something now, the whole
world is observing what BBC is doing and BBC is acting as if हमें कुछ कोई देख नहीं रहा है, हम जो कर रहे हैं, what narrative we are trying to set is only correct. So I think वो बहुत clearly seen हो रहा है at the World Forum. आदि जी देखो, जिस प्रकार से एक पैटर्न चल रहा है, बिलावल भुट्टो इन द यूनाइटेड नेशंस कॉलिंग मोदी our Prime Minister Narendra Modi the butcher of Gujarat. Now a few days before the Prime Minister Sharif talking about हम युद्ध नहीं चाहते, कश्मीर के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम भारत के साथ अमन चाहते. Now the point is, who's talking about war? We have here the Prime Minister Modi not talking about Pakistan at all. A pattern is emerging. A pattern is emerging right from United Nations, their speech calling Mr. Modi butcher. Now BBC coming out with this particular thing. Are they trying to engage India into Kashmir? That is what they're trying to do. There seems to be a very coordinated, smooth operation where Mr. Modi is absolutely silent, not talking about Pakistan at all. Here we have the entire Pakistan machinery gearing, talking, inciting and pushing Mr. Modi and India into talks about Kashmir through butchering, labeling the butcher of Gujarat. Do you think it's totally a big plot that is happening to drag India into the Kashmir issue and also the Gujarat riots? Here, I also feel that we need to find out who is behind this actually. I mean, who is talking behind, the face of BBC and why it is happening so. So somewhere I feel कि हमें ये भी देखना होगा कि we might need to, lift that well कि ये क्यों हो रहा है. And when India is emerging and leading a path, as I said that, कि being a superpower nation, right? ये होते वक्त, here we are talking about, how development is happening. Here we are talking about the various schemes by which India is getting connected, right? 140 crore people are getting connected to each other. It can be my Janadhana scheme. It can be any other initiative started by Modi ji. Yes. So here we are trying to be united, right? And what others are doing, what BBC is doing, मेरे को लगता है कि इसका बहुत ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए और नहीं होगा इंडिया के पॉपुलेशन पे, इंडिया के इंडियन सिटीजन्स पे. बेसिकली we really trust Modi ji, his policies, and India will shine definitely. लेकिन यहाँ आरती जी एक चीज है, मैं ये आपके सामने बात रखना चाहूंगा. अब भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक आपके वार्तालाप में क्या बात चल रही है वो तो हमें मालूम नहीं, वो तो आप ही हमें बताएंगे अगर बताना चाहती हो तो. मोदी जी के ऊपर जब भी इस प्रकार के हमले हुए हैं, मोदी जी और भी ज्यादा ताकतवर होकर के सामने आए. फॉर एग्जाम्पल आज देखिए बीबीसी ने किसको इंटरव्यू किया है? आकार पटेल, एमनेस्टी इंटरनेशनल के आकार पटेल. मतलब वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसको जो बाहर से पैसा आया उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिया. इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर ह्यूमन राइट वो स्टॉक एक्सचेंज में वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. अरुंधति रॉय जिनका काम ही है, वो तो ये कहती हैं, एक बार नहीं 10 बार उन्होंने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है. ऐसे लोगों को आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात आप सुना रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द देन फॉरेन सेक्रेटरी of when the Gujarat riots took place, after 48 Hindus were burnt alive in Godhra. 2002 में जैक स्ट्रॉ साहब फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, यानी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे. वो ये कहते हैं कि we did an inquiry. अरे हिंदुस्तान के तुम राजा हो क्या कि हिंदुस्तान के खिलाफ तुम इंक्वायरी करोगे? जी आरती जी बताएं. और सर अपनी जो by saying that somewhere they are जो डिसरिस्पेक्ट है टुवर्ड्स आवर जुडिशरी वो भी क्लियरली दिख रहा है. बिकॉज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट दिया हुआ है ये सब मामलों में. एंड अपनी जुडिशरी ने ऐसे तो नहीं किया है. व्हाट इन्वेस्टिगेशन हैज डन, वो होते कौन है ये इन्वेस्टिगेशन करने वाले? सो आवर इंडियन जुडिशरी इज केपेबल ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग एंड इट हैज डन इट. And after all these inquiries and everything, मोदी जी को क्लीन चिट मिला है उसमें से. And he has never, ये फिर से ये बात आने की कोई जरूरी थी नहीं थी. It is a part of propaganda, wrong propaganda I can say. And somewhere, it is for damaging the image of India, worldwide. देखिए आरती जी, अगर हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे कोई विरोधी पक्ष हैं,
जैसे कांग्रेस हो गए, समाजवादी पार्टी हो Yes, गए, बीएसपी हो yes. गए, जो भी हो गए, वो अगर मोदी जी के खिलाफ कोई कटाक्ष करते हैं तो वो अनिवार्य है, वो हर एक बिल्कुल, भाई ठीक है, आपकी बिल्कुल। मर्जी है, बिकॉज दैट्स एन इंटरनल बिल्कुल। मैटर ऑफ इंडिया, बट Absolutely. this is a clear cut violation of diplomatic protocol that the then foreign secretary of Britain, Mr. Jack Straw, admits that their diplomat They actually did it. conducted an inquiry, but rightfully Yes. speaking, the British High Commissioner should be called to South Block, to the foreign ministry, and he should be given a dressing down. How dare you? Absolutely so. मतलब दिस इज, तो अभी बीजेपी का क्या रवैया रहेगा इसमें, आपकी पार्टी का इसमें क्या रवैया रहेगा, उसके बारे में जरा बताएं। सर डेफिनेटली मैं बीजेपी का रवैया तो होगा ही, वी विल डेफिनेटली डिमांड एट डिफरेंट लेवल्स कि इसमें क्या होना चाहिए, बट एज आई मेंशन, एज आई स्टार्टेड दैट बीइंग इंडियन सिटीजन आल्सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद व्हाट बीबीसी इज डूइंग। सो ऑब्वियसली ये एजिटेशन तो हर जगह पे होगा बीबीसी के खिलाफ, और बीबीसी को ये समझ में आएगा कि उनका जो then it can be its viewership, it can be anything, like you know, it will definitely be seen. India will not tolerate, you know, this that कि आप कभी भी उठ के इंडिया के बारे में कुछ भी गलत बोलोगे, कुछ भी गलत लिखोगे, आप इंडिया के टॉप मोस्ट लीडर, राइट, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनके बारे में आप कुछ भी लिखोगे, कुछ भी बोलोगे, तो इंडिया will never ever tolerate. Now this is not India which was under the Congress rule. It is a new India and it will not tolerate this. आरती जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, आप तो Yes, sir. जैसे मैंने आपको बताया कि आप उस वक्त नहीं होंगी, आप तो पैदा भी नहीं हुई होंगी उस वक्त। बीबीसी sir. का यही रवैया रहा था श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति भी, कोई नई बात नहीं है इसमें। ये मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का जो भी शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहा है, उसके खिलाफ बीबीसी का हमेशा यही रवैया रहा है। In any event, thank you so much for No, I joining us. just like to know. Right, wow, go ahead, Pradeep ji. आरती जी, now दो Yes, दिन पहले Pradeep जब मुंबई में just yesterday प्रधानमंत्री आए थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जी, he sir. said the whole world there is recession and we are giving food to our poor people at a discounted and free exercises जो हम लोग कर रहे हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। आज पाकिस्तान में Yes, sir. क्या हालत है, they are not having जी, proper sir. food, wheat का हालत जी, खराब sir. है, ऑयल और अलग अलग प्राइसेस are huge, Not proper food, Pradeep ji, they have no food. no food at all. Even the basic amenities like rice, इसके लिए झगड़ा हो रहा है, दंगा फसाद उधर हो रहा ये है, बहुत झगड़ा हो रहा है। Yes, sir. absolute disparity चल रहा है। Is the Pakistan and its agencies actually trying to first, you know, push India into seeing that ये जो civil supplies आप पूरे देश में बांट रहे हो, थोड़ा पाकिस्तान में भी बांटिए, because Mr. Modi has made a very concrete wall out there. He said no talks with Pakistan as long as you're talking about terrorism in Kashmir, and that particular Very true, absolutely। sir. तो आपको लगता है कि पूरे एक systematic, और दूसरे जिस प्रकार से under Modi's leadership, external affairs minister Jaishankar tells the whole world, बोला you can't dictate us, we decide our policies as per the wills and wishes of the people, the requirements of the people of India। तो here India is flexing its muscles all across the world, वहाँ चाइना ईस्ट में होगा या वेस्ट में होगा या नॉर्थ में होगा, जहाँ भी हो, India is flexing its muscle। Is Pakistan under dire straits, in extreme need of emergency food, emergency supplies, medical supplies? They are in a real soup financial crisis, pressurizing through all these agencies to see that they try to at least take something help from Modi, divert attention to Kashmir so that the government, the people don't blame Pakistan ruins on their leaders. Do you think it's a total a Pakistan exercise for help, number one, and divert the attention to Kashmir? यस सर, ये हम प्राइमरीली देखे जाए तो ये दिख भी रहा है वैसे होगा, बट देन आई फील दैट व्हाटएवर स्टैंड मोदी जी हैज टेकन, and we have seen that it was the same during COVID also. See, India is clear on its term. आप अगर हमारे साथ अच्छे हो, इंडिया इज अ हेल्पफुल नेशन, राइट? सो जब कोविड टाइम्स था तो हमने बहुत सारी कंट्रीज को वैक्सीन फ्री में दी है, वी हैव डन अ लॉट, बट देन व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन इज, व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, we will really have to be cautious, and Modi ji is capable of taking a call about it. I have no doubt about it. So, but yes, as you said that कि ये जो है ऐसा ही चित्र हमें सामने दिख रहा है जो हो रहा है। राइट, थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. आरती Thank पुगाकर जी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, थैंक यू वेरी मच।
But this, Thank you so much. thank you so much. But as far as the BBC is concerned, this is nothing new for the BBC. I've been analyzing the BBC now for a long, long time, for more A than 40 pattern, sir. years. Absolute pattern. ये pattern More चल than रहा है. 40 years. I mean, these guys still think they're the rulers of India. इनको ये लगता है कि हिंदुस्तान की सत्ता अभी भी उनके हाथ में है. That the sun still doesn't set on the British Empire. हर जगह पर भले मलेशिया हो, इंडिया हो, इंडोनेशिया हो, सिंगापुर हो, इथियोपिया हो, मतलब हर जगह पर इनका रवैया ये रहा है. But by the way, they're very nice to Pakistan. ये बता दें आपको. मतलब अगर आप पैटर्न एनालाइज करें हमेशा, that is also because I'll tell you, 35 से 42, 35 to 42 Labour MPs in the UK owe their very existence, as MPs to Pakistani origin Muslims whose votes they depend upon. So you don't expect the BBC not to toe their line. And these guys are the guys who are actually voting for all the budgets which go to the BBC every year. And so probably India is also preempting it. Just because the पिछले 10-15 दिन से Amit Shah has been saying, don't look at Indian history through the British eyes. Don't look at them. We have been talking and raising issues about their human rights. अब देखो एक पैटर्न चल रहा है. I think our investigating agencies and the intelligence units. I'll tell you what, Pradeep ji, very good you mentioned this. Yes. ये एक चीज है. Already knew that something of this kind is coming. एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने रखता हूँ. जिनीवा में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है. मुझे अभी तक याद है जब इंदिरा जी वहां पर गई थी, इंदिरा गांधी, ये मुझे याद है 1983 की बात है. UNHCR, जिनीवा, मिसेस गांधी स्पीच, उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1983 की बात है, याद है मुझे, अभी तक याद है. इंदिरा जी से ये पूछा गया, व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स ऑफ पीपल एटसेट्रा एटसेट्रा, आप क्या कर रहे हैं टेररिज्म वगैरह के बारे में. सो शी आस्क्ड, व्हाट अबाउट द ह्यूमन राइट्स ऑफ द विक्टिम्स ऑफ टेररिस्ट. ये पहली बार है कि किसी नेता ने ये बात कही हो कि जो आतंकवादियों के विक्टिम हैं, जो आतंकवादियों द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्या ह्यूमन राइट्स नहीं हैं. हम उनकी ह्यूमन राइट्स देखें जो कातिल हैं, जो मर्डरर हैं, हिंदुस्तान में आकर के जो निहत्थे लोगों को मार रहे हैं. This was the first Prime Minister actually to say that, and after that, the BBC turned totally against India. So, as I said, it is not just Narendra Modi, भले वो मिसेस गांधी हो, भले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, the BBC has always displayed an anti-India bias. So if you look at Mr. Modi, from 2002 to 2013, the whole world were attacking him. And then you made him only the Western world. and all the parties within India, all the parties within India, and you made him a prime minister. Yes. Now the whole world is attacking. What is he decide for? You know, the whole world is now with Mr. Modi, whether you like it or not, because he's the prime minister of India. Where are you going to take him from here? I mean, Sir, 140 what for the elevation? 141 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं. सीधी बात है. यानी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं. जैसा मैंने कहा, हिंदुस्तान में अगर हमारी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, बीजेपी, नॉन बीजेपी पार्टीज जितनी भी हैं, वो अगर मोदी जी को क्रिटिसाइज करती हैं, उनका हक बनता है. लेकिन बीबीसी और ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी अगर हमारे प्रधानमंत्री को और हमारे देश को क्रिटिसाइज करते हैं, तो जनाब आप जरा अपने देश को देख लीजिए. You were a superpower long time ago. You are a minor power now. India is a larger economy than yours. आप नंबर 5 हैं दुनिया में, हम नंबर 4 पे आ गए हैं. सीधी सादी बात है. Right at the moment with us we have Mr. Rajesh Sharma of the Congress. राजेश शर्मा जी नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. राजेश शर्मा जी, बहुत अच्छी खबर है जो आप दे रहे थे अभी कि अपना जो ईसेक हॉस्पिटल है मरोल में, उसका स्टेटस को मेंटेन किया जाएगा और उसको बदला नहीं जाएगा. अडानी जी को वो बेचा नहीं जा रहा है, ऐसा आपको मंत्री जी ने आश्वासन दिया है. राजेश जी. नहीं, आज हमारी मुलाकात, आवाज नहीं आ रही आपकी? अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आई. जी जी बताएं. आज अपने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के बोलने पर आज एक मीटिंग हुई चौहान प्रतिष्ठान में. जी. उसमें सेक्रेटरी मैडम आहूजा मैडम थी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार डायरेक्टर जनरल थे. तो उनसे हमारी लंबी बात हुई. उन्होंने 2-3 बातों का खुलासा किया. एक तो कहा कि खुद गवर्नमेंट चलाएगी, वहां कोई खाजगीकरण नहीं होगा, एक मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा. दूसरा उन्होंने कहा कि हम 3 महीने के अंदर ओपीडी चालू कर देंगे और 6 महीने के अंदर पूरा 500 बेड हॉस्पिटल और पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी चालू कर देंगे. वंडरफुल. मिस्टर राजेश शर्मा, कांग्रेचुलेशंस. ये सारा आपका काम है सर. थैंक यू. मानना पड़ेगा. तो ये मेरा हर सामान्य आदमी से ये कहना है कि अगर कोई भी भिड़ेगा तो प्राइवेटाइजेशन रुकेगा, नहीं तो फिर ये स्थिति
इसको रोकने के लिए लोगों को आगे आना पड़ेगा। दुरुस्त बात। आज हम थोड़ा आवाज उठाए दिल्ली से लेके बंबई तक सारी जगह, तो नतीजा अनुकूल मिला, जी। अनुकूल मिला। But congratulations to Mr. Rajesh Sharma. Pradeep ji, this is really संघर्ष fantastic news. सर, ये दूसरे संघर्ष है। पहले संघर्ष जो पावर कंपनीज के पूरे लोग एकत्रित आकर पावर कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अडानी को देने के लिए संघर्ष पूरे महाराष्ट्र में किया था, तो देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट ने तुरंत बोल दिया कि नहीं, हम प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं, हम उल्टा 50,000 करोड़ और इसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं पावर कंपनी में नेक्स्ट 3 years। MSEB में। एंड सेकेंड इज बहुत अच्छा न्यूज जो आप पूरे मुंबई कर को दिए हैं राजेश जी, ये है कि ईएसआईसी के प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा, बहुत जल्दी ओपीडी शुरू होने वाले, पूरे फुल फ्लेज ऑपरेशन थिएटर शुरू होने वाले, पूरे हॉस्पिटल सुने। ये बहुत जबरदस्त, ये संघर्ष का नतीजा है, ये संघर्ष का नतीजा है। और ये संघर्ष के माध्यम से ये बिकॉज निश्चित रूप से ये प्राइवेटाइजेशन जिस प्रकार से रफ्तार तेजी से हो रहा है, ये रोकने का काम आप लोगों का है। जबरदस्त, आपको मुबारक हो, कांग्रेचुलेशंस फॉर डूइंग दिस। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? अभी मोदी जी ने 3 हॉस्पिटल उन्होंने कहा कि रीडेवलपमेंट होगा, हॉस्पिटल्स और भी जोड़ना होगा। तो मोदी जी जो कल आके बात किए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप कैसे देखते हो उस चीज को? हॉस्पिटल का भी जिक्र हो गया था जो आप लड़ रहे हैं। वो खाली दिखावटी था। जाके देखे उन्होंने डिक्लेयर कब किया था, कब बनाया था, और कितने 9वां साल है उनका, उस अस्पतालों में कोई सुधार नहीं है। ये तो खाली बोलने की बात है, चुनाव के बहाने सब नारियल फोड़ रहे और बोल रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप सारे अस्पताल की हालत जाके देखेंगे महानगर पालिका की, और ये तीनों अस्पताल में तो मूलभूत कोई ज्यादा सुविधा है भी नहीं, कोई सुविधा है भी नहीं। वहां पे आदमी आपको स्टाफ रिक्रूट करने पड़े, वो है क्या आपके पास? वहां सारी सामग्री है क्या? बिल्डिंग ढांचा खड़ा कर देने से क्या अस्पताल का आधुनिकीकरण हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये जो था कल का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, मैं उसको नेगेटिव अंदाज में नहीं लूंगा, लेकिन पॉजिटिवली ये कहूंगा कि लोग समझते हैं, लोग भी अब जाग गए हैं। एक तरफ आप अडानी करते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि हम पूरी ढांचा खड़ा कर देंगे। ढांचा खड़ा करने से सुविधा थोड़ी मिलती है, सुविधा नहीं मिल रही है। और ये सब जो है कल का जो था सब नाटक था, उसका कोई मंत्र आम जनता के हित में नहीं था। लेकिन राजेश शर्मा जी, आप ये बताएं, अभी ईसेक हॉस्पिटल को, ईएसआईसी जो हॉस्पिटल है, हाँ। इन्होंने आपको आश्वासन दिया है कि 3 महीने के भीतर ये ओपीडी शुरू कर देंगे और 6 महीने के अंदर अंदर फुल फ्लेज हॉस्पिटल की सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। आपको विश्वास है कि ऐसा होगा, या फिर एक बार फिर आंदोलन करना पड़ेगा, एजिटेशन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ होगा? आपको विश्वास है कि ऐसा होगा या नहीं होगा? राजेश जी, अपने मन की बात बताएं। आज जो बातचीत हुई उनसे, आज जो बातचीत हुई उसके मुताबिक 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन 75% तो मैं कह सकता हूं कि आज की जो उनकी मानसिकता थी चालू करने की है जी। लेकिन अगर उन्होंने गलती किया तो हम फिर जन आंदोलन की गति इतनी बढ़ा देंगे कि उनको फिर बैठना मुश्किल हो जाएगा। Yeah, but this is really wonderful that the Congress is actually coming down on the ground and actually doing it. After all, we have Rahul Gandhi in the Bharat Jodo Yatra, and we have people like Mr. Rajesh Sharma right over here coming on the ground. ग्राउंड के ऊपर आकर के, सड़क के ऊपर आकर के राजेश शर्मा जी ने जिस प्रकार ईसेक हॉस्पिटल को बचाया है, वो काबिल तारीफ है। साधुवाद आपको सर, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। आपको लगता है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बहुत लोगों को प्रोत्साहन मिला होगा जो आपके साथ थे इस आंदोलन में? राजेश जी, नहीं, राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है उस प्रेरणा के मतलब रूप है, हर जगह चर्चा है लोगों में, और काफी लोग जुड़ रहे हैं जो कभी किसी मूवमेंट में नहीं जुड़े थे। तो निश्चित तौर पे आत्मविश्वास है। आज ये तो आप कह सकते हैं कि 3,500 किलोमीटर कोई संत महात्मा ही चला होगा, और राहुल जी इतना पैदल चले हैं, ये तो मतलब सामान्य बात नहीं है। और जिस ढंग से नफरत छोड़ो भारत जोड़ो और लोगों में प्रेम भावना पैदा कर रहे हैं, तो पूरा देश निश्चित तौर पे इससे सबक ले रहा है, इकट्ठा हो रहा है, आगे जन आंदोलन की तैयारी कर रहा है, लड़ने के मूड में है। मतलब ये जो यात्रा है ये आंदोलन है। बस आप जैसे जयप्रकाश नारायण जी का एक आंदोलन हुआ था इमरजेंसी के खिलाफ, या ऐसे मूवमेंट गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया था, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, वो आप रूपरेखा में इसको देखने की सोचिए भारत जोड़ो यात्रा को। पूरे देश में व्यापक हो चुका है, घर घर हर लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहुल जी इतनी ठंडी, इतने सब में कैसे टी शर्ट पे चल रहे हैं, उनके बगल में सुरक्षा 3-3, 4-4 ठंडे को रोकने के लिए गर्म कपड़े वापर रहे हैं।
और राहुल जी चल रहे। तो ये एक चर्चा की बात है और ये सोचने की बात है। तो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान की जनता जागरूक हो रही है, कांग्रेस के साथ जुड़ रहे लोग, और आने वाले समय में जो भी हरकतों का विरोध या आंदोलन सड़क पे उतर कर करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि बड़े पैमाने पे लोग इससे जागरूक होंगे, बड़े पैमाने। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो काफी जागरूक हुआ है और उसमें बहुत उत्साह पैदा हुआ है राहुल गांधी जी की यात्रा से। प्रदीप जी, अभी कल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। उन्होंने कहा कि ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि 14 मेट्रो लाइंस हमने मुंबई में शुरू कर दिए हैं, ये पूरे जो क्रेडिट मोदी जी और बीजेपी ले रहे हैं। बोले कि असली मेट्रो नेटवर्क को शुरू करने में किसी का अगर काम हो तो हमारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का है, जो बीजेपी कहता कि एब्सोल्यूट ट्रैश, कांग्रेस ने हर चीज डिले ही कर दिया, कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं किया, ये पूरे काम मोदी जी और अभी एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस के सरकार कर रही है। कहां तक सच है कि मेट्रो लाइंस का उद्घाटन भी मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस के प्रवक्ता दिल्ली वाले, कहा था? इस पर ध्यान दीजिए हमको। देखिए, मैं आपको बताऊं, आवाज नहीं आ रही है। जी जी, Yes, बताएं सर। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, यस, आ रही बिल्कुल। है, आवाज आ रही पूर्व है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी अर्थतज्ञ थे, देश के सबसे कदावर प्रधानमंत्री थे, और हर लोग जानते हैं कि जो मेट्रो मुंबई शहर में अगर जो उतरा या फैला या जो हुआ, इसके मूल जो संस्थापक थे गुरुदास कामत थे। उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया था वर्सोवा से घाटकोपर, और बाद में धीरे धीरे वन बाय वन किए। तो ये तो क्लियर है कि मनमोहन सिंह जी की ही कल्पना थी। तब मोदी जी कहां थे जब ये शुरुआत काम हुआ? मोदी जी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात में भी मेट्रो लाइन चालू हुई थी मेट्रो लाइन? बिल्कुल नहीं। तो ये जो दिल्ली में हुआ, उसके बाद बंबई में हुआ, या जहां पे भी आप देख रहे हैं, ये तो मनमोहन सिंह जी के, और मुंबई के अंदर जो अपने गुरुदास कामत जी थे पूर्व सांसद, वो मतलब कि उनकी देन है। ये तो सबको पता है, ये सबको पता है। उद्घाटन पर्व हो, जो भी हो, हर समय लोगों को पता है कि ये किसने बनाया है। ये तो ठीक है, अभी लोग अपने साथ कोई भी लेबल जोड़ना चाहते हैं, इतिहास को गलत ठहराना चाहे, लेकिन लोग जानते हैं ना, लोग इतिहास तो इतिहास ही है, इतिहास तो इतिहास ही है। ये 400 किलोमीटर कॉन्क्रीटाइजेशन, सीमेंट कॉन्क्रीटाइजेशन जो कल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे अनाउंस किया, और जिस प्रकार से विरोधी पक्ष से ऑपोजिशन आ रहा है, बोले कि ये 400 किलोमीटर जो है ये आपके स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, बीएमसी का कोई अप्रूवल्स नहीं है, बीएमसी अभी डिसॉल्व्ड है, तो ऐसे चीज में ये इलीगल है। ऑपोजिशन का कहना, आदित्य ठाकरे हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, बोले कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कौन से पॉलिसी से, कौन से टेंडर के हिसाब से किए, ये एक टोटल कार्टेलाइजेशन चल रहा है। और ये 400 किलोमीटर आपका टाइम फ्रेम क्या है? बोले कि अगर कॉन्क्रीटाइजेशन चलता है तो 50 से 100 मीटर का परमिशन पुलिस देती है, ट्रैफिक पुलिस सब होता है। ये बोले कि एक हॉगवॉश है, ये बीएमसी के चुनाव के हिसाब से ये पूरे हर चीज रणनीति हो रहा है। आपका क्या कहना है? बिकॉज कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, आदित्य ठाकरे कट्टर विरोध है जिस प्रकार से ये चीज चल रहा है। देखिए, 400 किलोमीटर का कंक्रीट रोड, सारी परवानगी, सारी मंजूरी, ये 6 महीने में असंभव है। और काम कब होता है? नवंबर दिसंबर में शुरू होता है, अप्रैल मई तक होता है, जून में बरसात के नाते काम नहीं होता है। एक दूसरा, ये जो है सैंक्शन या ऑर्डर, ये खाली दिखाने के लिए इकबाल सिंह चहल जी को प्रेशर करके इन लोगों ने ये लाया है। ये काम होने वाला नहीं है, नंबर एक। सेकेंड थिंग, आप अगर इसको करना भी चाहते हो बीएमसी के तिजोरी से, तो बीएमसी के हॉस्पिटल का क्या होगा, स्कूलों का क्या होगा, बीएमसी के और जो डिपार्टमेंट है उनकी स्थिति क्या होगी? क्योंकि एक रोड ही आप करने वाले, आपको परवानगी पुलिस के, ट्रैफिक के मिलेंगे, मुंबई के शहर के सारे रास्ते आप सारा काम काज बंद करोगे। ये खाली इलेक्शन देखकर ये नाटक है। इकबाल सिंह चहल को अभी ईडी बुला रही है, उनका आप तारीफ कर रहे हो, आप एक तरफ उनके ऊपर आरोप और सब कर रहे हो कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार बहुत हुआ, और दूसरे तरफ आप उनको कल स्टेज के ऊपर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी ने प्राइम मिनिस्टर के सामने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, ये उनकी योगदान है। तो ये बोलते हैं ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, बोलते हैं ना, उल्टी गंगा बहाने का ये जो इनका संकल्प है, ये कभी होगा नहीं, और ये सब खाली दिखाने के हैं, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ राजेश शर्मा जी, 400 किलोमीटर का कॉन्क्रीटाइजेशन प्रोजेक्ट जो है, अगर रैशनली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, भले ही आप 4 या 5 या 6 जगह पर भी अगर आप शुरू कर दें इकट्ठे, जैसे प्रदीप जी ने कहा 50 मीटर 5 या 6 8 जगह या 10 जगह पे आपने शुरू कर दिया,
उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए कि कितना टाइम उसको लगता है बनने में, कितना टाइम लगता है उसको सेट होने में, डिगिंग में, उसके बाद उसके ऊपर कंक्रीट लगाने में, सूखने में, मतलब ये तो 10 साल का प्रोजेक्ट है सर। इट विल टेक एटलीस्ट 10 years, जहां तक मैं समझता हूँ। राजेश जी। नहीं, ये समय मर्यादा मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये काफी समय लेने वाला है, एक साथ हो ही नहीं सकता। शहर के लोगों का आवागमन है, शहर के लोगों का कामकाज है, ट्रैफिक, ये कैसे आप एकदम 400 किलोमीटर आप एक साथ काम करने वाले हो? ये खाली कहने की बात है, ये चुनावी स्टंट है, चुनावी जुमला बोलते हैं ना, जैसे अमित शाह ने बोला था कि 15 लाख रुपया देंगे एक एक आदमी के अकाउंट में स्विस बैंक से लाके, बाद में बोले तो चुनावी जुमला था। वैसे ये कारपोरेशन का चुनावी जुमला है, इसको ज्यादा कोई जनता भी नहीं सीरियस ले रही है, खाली ये इन लोगों का नाटक है बस। जी राजेश जी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को सब जगह, गुजरात हो, दिल्ली हो, सब जगह अगर किसी ने हानि या लॉस पहुंचाई है वो आम आदमी पार्टी है। बीएमसी चुनाव अब आ रहा है, आम आदमी पार्टी अपने जो बोलते हैं ना फ्रीबीज को लेके आए हैं, बोले 200 हम यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, स्कूल का एजुकेशन मुफ्त होगा, हॉस्पिटलाइजेशन मुफ्त होगा, ट्रांसपोर्टेशन महिलाओं को मुफ्त होगा। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट शायद हो सकता है बीएमसी इलेक्शन में, बिकॉज आम आदमी पार्टी गली गली उतर गई है और सब जगह बोले कि हम ये फोकड़ देंगे, वो फोकड़ देंगे। कांग्रेस को अगर कोई नुकसान अभी पहुंचाता है, बीजेपी तो है ही, मगर कांग्रेस को आगे बढ़ने से कोई अगर रोकता है, हमने 2-3 स्टेट में देखे, तो आम आदमी पार्टी है। तो ये फ्री बी कल्चर को हर स्टेट में, तो ये फ्री बी कल्चर को, प्लान को न्यूट्रलाइज करने में कांग्रेस का क्या स्ट्रेटेजी होगा, क्या पॉलिसी होगा? बीएमसी चुनाव कभी हो सकता है? देखिए, बीएमसी चुनाव तो अभी आज अनिश्चित काल है, कोई कह ही नहीं सकते कि कब होगा, ये तो भगवान भरोसे है। मतलब किस पे आरोप किया जाए यही चिंता, कोर्ट में मैटर अटका पड़ा है, तो कभी गवर्नमेंट अटका रही है, कभी रिजर्वेशन पे अटका रही है, अनेक बहाने हैं उसके लिए, उस पे किसको दोष दिया जाए। रह गई आम आदमी पार्टी का जो फ्री पॉलिसी है, ये कब तक चलेगा, कहां तक चलेगा? लोग परेशान हैं, आर्थिक स्थिति मोदी के कार्यकाल में लोग भूखे हैं, एकदम परेशान है, तो इसके लिए लोग जब फ्री का सुनते हैं तो जरूर प्राथमिकता देते हैं। कांग्रेस का नुकसान कांग्रेस लोगों तक जाएगी, समझाएगी, और हम निश्चित कोशिश करेंगे कि जो आम आदमी पार्टी गुमराह फ्री के नाम पे जो करने की सोच रही है, उसको हम जागरूकता के माध्यम से रोकने की कोशिश करेंगे। आगे जो जनादेश होगा उसको स्वीकारेंगे, लेकिन यह निश्चित है कि आम आदमी पार्टी का जो योजना है उस कांग्रेस के वोट बैंक में घुस गई है, ये इसमें हम कर रहे हैं। लेकिन फ्री का कोई महत्व नहीं। आप क्या क्या फ्री दोगे, कब तक फ्री दोगे? आप लोगों को रोजगार देने की बात करिए ना, आप लोगों को स्वावलंबी बनाने की बात करिए ना, लोगों को स्वाभिमानी बनाइए ना, लोगों को अपने पैर पे रोजगार क्रिएट करिए ना, उसकी बात नहीं कर रहे, सारा चीज फ्री देने की बात कर रहे हैं। तो ये तो समाज को हैंडीकैप करने की बात है। राजेश जी, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा उसके पीछे तात्पर्य ये था, पंजाब हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, गोवा हो, गोवा में इतना नहीं, लेकिन पंजाब, दिल्ली, गुजरात और अब मुंबई, ये पहले जो 3 स्टेट मैंने आपको गिना है, यहां पर कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी को, बीजेपी का वोट बैंक तकरीबन उतना ही रहा है। आप ये बताएं कि वो वोट बैंक शिफ्ट ना हो, उसके लिए क्या कांग्रेस में रणनीति तैयार हो रही है, या फिर आप इंतजार करेंगे कि बीएमसी के चुनाव अनाउंस हों, उसके बाद ये तय होगा कि भाई क्या रणनीति रहेगी आगे? राजेश जी। नहीं, अभी चिंतन ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी में इस विषय को लेकर कि मतलब आम आदमी पार्टी महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस के गढ़ को डालेगी, ऐसा तो अभी तक चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन जरूर आने वाले समय पे इसका ख्याल कांग्रेस के नेता और जो जहां जहां पे उम्मीदवार हैं उसका करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, गुजरात, गोवा, दिल्ली, पंजाब, वहां की स्थिति जो थी वो एक अलग थी। लेकिन मुंबई कॉस्मोपॉलिटन शहर है, यहाँ ये जादू नहीं चलेगा आम आदमी पार्टी का, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। लोग समझते हैं मुंबई शहर, यानी पूरे विश्व में लोग बोलते हैं कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर मार्केटिंग कर रहा हो तो पहले मुंबई से स्टार्ट करो। तो मुंबई में आम आदमी पार्टी का ये नहीं चलेगा, कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, लोग समझते हैं, और सब समझने के बाद आम आदमी पार्टी यहाँ पे ना के बराबर है। राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर राजेश शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और कंग्रेचुलेशंस टू यू, वंडरफुल जॉब सर, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। आपने आंदोलन किया, आपने सरकार को मनाया, आखिरकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को आपकी बात माननी पड़ी। ESIC hospital is not going to be privatized, and that's thanks to that man on your screen right there, Mr. Rajesh Sharma of the Congress Party.
Thank you very much, sir. Thank you. Really wonderful on the part of Mr. Absolutely. Rajesh Sharma. Rajesh I mean, Sharma it's जी very ने surprising that ऐसे टाइम पर जब कांग्रेस का कोई एक्टिविस्ट इस प्रकार से लेता नहीं, कांग्रेस, he belongs to the Maharashtra Pradesh Congress Committee, he has taken up this issue. That's possibly because he was formerly in the BJP. whatever. And मुंडे जी के साथ थे. he achieves the results like this. Yes. He achieved results. And That is the BJP training. Remember that? that you know, because जब भी हमने देखा कि कांग्रेस जो भी आंदोलन उठाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आंदोलन तो कांग्रेस की तरफ से हुआ ही नहीं, बहुत हम शायद वर्षों से नहीं देखा कोई आंदोलन, बट जब भी उठा है हमने कभी सक्सेस रेट इस प्रकार से देखा नहीं जिस प्रकार राजेश शर्मा ने किया है. It's we need to appreciate that. Probably he's gone with the right facts and he's pinned down the particular government, saying And that I hope they keep their word. Yes, That's yes, all that we can say. बिल्कुल. Right. और हमारे दर्शकों को याद होगा कि हम लोग अभी हाल ही में नया नगर गए थे, गोरेगांव में नया नगर गए थे, और वहां पर हमने ये पाया कि पिछले 40 बरस से वहां पर बिजली नहीं है. 10 बरस से वहां पे कचरा जैसा पड़ा हुआ था वैसे का वैसे ही था. कचरा तो उठा लिया गया, हेल्थ कैंप कर लिया गया, लेकिन बिजली अभी तक आई नहीं है. बिजली हैज नॉट कम एज येट. नाउ at the moment with us, the gentleman who led the agitation is Mr. Ajay Vichare. Ajay Vichare जी इस वक्त हमारे साथ हैं. विचारे साहब नमस्कार. नमस्ते राजीव जी, नमस्ते प्रदीप जी. नमस्कार. अजय विचारे जी, अभी स्थिति क्या है नया नगर में बिजली को लेकर के? क्या स्थिति है आपकी? आपने आंदोलन किया, आपने घेराव किया, आपने हर वो चीज जो संभव हो सकती है वो करी. अभी क्या स्थिति है? अब अडानी जी क्या बोल रहे हैं, यानी अडानी पावर क्या बोल रही है, बीएमसी क्या बोल रही है, और अन्य लोग, अन्य एजेंसी जो इन्वॉल्व हैं इसमें, वो क्या बोल रहे हैं? कब तक बिजली आ जाएगी नया नगर में, बताएं. देखिए ऐसा है कि अभी भी जैसे थे वैसे ही है, लेकिन हम शांत बैठे नहीं जी. कुछ दिन पहले हमने अदानी के टीम के साथ साइड विजिट किया जी. कुरार विलेज में. जो फॉरेस्ट एरिया पे उन्होंने जो लाइट दिया, वो एरिया का हमने साइड विजिट किया. वहां पे तो फॉरेस्ट में एकदम अंदर जो लोग है, आदिवासी है, कुछ अलग कास्ट के है, उनको लाइट दिया गया है. लेकिन ये नया नगर ऐसा एरिया है जहाँ पे पड़ोसी को लाइट है लेकिन बाजू वाले को नहीं है जी. तो उनका कहना ऐसा है कि 3 फेज लाइन ले लो बाजू में, और उससे आप 20-20 लोग का ग्रुप बनाओ और वो हिसाब से लाइट दो. लेकिन वहां की पब्लिक का यही कहना है कि हमको परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि इसका जो बिल आएगा वो पहले जो बिल आता था उससे ज्यादा आने वाला है जी. और हम लोग फिर जब भी महीना खत्म होगा फिर कहाँ किसी से जुटा पाएंगे, भाई वो आप आपका बिल भरो, आप आपका बिल भरो. अभी उधर जो देखा हमने विजिट के लिए जब भी गए थे, उसके बाद पता चला कि कुछ लोग ने उधर बिल ही नहीं भरा क्योंकि वो इकट्ठा बिल आता है. तो ये सब हम लोग बाद में इश्यूज क्यों क्रिएट करना चाहते? जो है हम लोग को क्लियर है, इंडिविजुअल बेस पे हर घर में आप मीटर दो और हम लोग आपके साथ एफिडेविट करने के लिए रेडी है. तो इसमें दिक्कत क्या है वही पता नहीं चल रहा है राजू जी. But this is very interesting. One minute. Pradeep ji, this is very interesting. Yes. What Mr. Vichare has said. Exactly. The Adani does not say we are not going to give you electricity. They say they are willing. Yes. अभी ले लीजिए, आप 20-20 लोगों का क्लस्टर बनाइए, 20-20 लोगों का ग्रुप बनाइए, यानी 20-20 झोपड़ों का, और हम लोग जो हैं अभी बिजली दे देते हैं. प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, समस्या प्रदीप जी कहां पर आ रही है कि वो 20 लोग जो हैं आपस में लड़ेंगे कि तुमने इतनी बिजली तुमने इस्तेमाल करी, इतनी बिजली तुमने इस्तेमाल करी, इतनी बिजली तुमने इस्तेमाल करी. दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दैट प्रदीप जी? सर, अगर आप कंबाइंड एक तरीके से दे रहे हो तो आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो. अगर 1 मीटर लगा रहे हो और वायर घर तक पहुंच रहा है तो ये 1 मीटर का 20 मीटर भी लगा सकते हो. ये प्रॉब्लम कम्युनिटी, आई डोंट थिंक व्हाट इज द, ये probably एक bureaucratic process में कहीं दरार है. some wall is being built because if a wire is going to a house, that means supply is going to the house. Yes. All you have to do is fix a meter there. Fix a meter there to measure how much of electricity is and being you got consumed. your entire department, एक पूरे आपका committed department है मीटर फिक्स करना, एक process आपके पास है. हमें रिलायंस एनर्जी या बीएसटी के समय से हम देख रहे हैं. after Reliance took over, after that Adani has taken over, there's an entire process for this. Now you can't say that I am going to give only 1 meter for the whole area. That's a problem for itself, a problem that is self-contradictory to their own policies. They are against any kind of theft. Now you are trying to indirectly promote theft.
Now who is going to do this? In effect, what you're really saying, Pradeep ji, बिल्कुल is sir. that a mafia still rules over there. That's exactly यानी what's ये happening. कहने का मतलब ये हुआ, बिल्कुल. जो माफिया के लोग हैं, Yes. जो लोगों से अलग से ब्लैक में पैसा चार्ज कर रहे हैं, उनको Exactly. रात को बिजली देने के लिए, Yes. वो लोग ये स्कीम लेकर के आए हैं ताकि लोगों की परेशानियां और और बढ़े और बढ़े। और अजय लोगों विचारे को- जी, अब इसका हाँ। सोल्यूशन क्या है? अब आप आगे ये बताएं। अभी हम लोग ने ऑलरेडी पीएल की तैयारी कर दिया है, जी तो नेक्स्ट वीक तक हम लोग पीएल डालने की पूरी कोशिश में है, जी क्योंकि ऐसे तो लोगों को न्याय मिल नहीं रहा है। अभी लास्ट जो लोगों को विश्वास है वो हाई कोर्ट पे है, और जी। वो हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अजय विचारे जी, जो इन्होंने ऑफर दिया कि आप 20-20 लोगों का ग्रुप बनाओ और हम आपको बिजली देते हैं एक मीटर लगा करके 20 लोगों के लिए, ये लिखित में उन्होंने आपको ये प्रस्ताव दिया है या जबानी ये दिया? अभी तक लिखित में मुझे प्रस्ताव नहीं दिया है। जी जब हमने आंदोलन किया था उसका लेटर आज उन्होंने मुझे दिया लिखित पे। और उसमें तो क्या उसमें लिखा उन्होंने है? उसमें क्लियर लिखा है कि भाई यहाँ पे CRZ है, यहाँ पे हम लोग को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रही है, उनके जो डायमीटर है उसमें ये सब झोपड़े आ रहे हैं, जी तो इसके लिए हम आपको लाइट नहीं दे सकते। तो लेकिन मैं बार बार उनको बोल रहा हूँ कि हमको इंडिविजुअल बेसिस पे दे सकते हो ना आप। जी अगर ये एरिया स्लम डिक्लेयर्ड है तो जब लाइट आ रही है तो पानी आ रहा है तो लाइट देने में क्या प्रॉब्लम है? और प्रदीप जी, वहां पे 28 घरों में तो है ना लाइट? लाइट भी है। 28 से ज्यादा घरों में लाइट ऑलरेडी दिया हुआ है उन्होंने। जी बस 2017 से क्या पता नहीं उन लोग ने क्या, अगर ये लोग पसंद नहीं है अदानी वाले लोग को, या पता नहीं क्या हो गया है कि उन्होंने लाइट देना ही बंद किया। यहाँ पर बहुत सारा और भी समस्या थे। उसका स्टेटस क्या है? सफाई का प्रॉब्लम था, हेल्थ का इशू था, लाइट का तो था ही, पानी का इशू था। ये 4-5 जो इश्यूज हम लोग डिस्कस किए थे जब वहां पर आए थे सब लोग, और सब लोग से मिले, एक आंदोलन सा हुआ, आप लोग ने आंदोलन लिए, बीएमसी में लिए। हेल्थ, वाटर, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कहीं ना कहीं आगे जाके कहीं रुक रहा है, बट होपफुली बहुत जल्दी इसका सोल्यूशन भी निकलेगा। मगर हेल्थ, वाटर और मेडिकल का क्या हालत है वहां पर? अभी ऐसा है कि 2 दिन पहले वहां पे छोटे छोटे बच्चों ने साफ सफाई का अभियान रखा। मैं आपको वो फोटोग्राफ्स भेजता हूँ। मतलब ऐसा हो रहा है कि बच्चों को अभी पता चल रहा है कि बीएमसी से हमारा ये विभाग है, ये एरिया साफ सफाई नहीं होने वाला है, तो अभी अपने को ही उतरना पड़ेगा। मैं आपको फोटोग्राफ भेजता हूँ। 2 दिन पहले छोटे छोटे बच्चे लोग जो अपने एनजीओ के माध्यम से अभी उधर साफ सफाई का काम करना शुरू कर दिया। क्या करे वो, मुझे बताइए। तो मतलब एक ही दिन आई, बीएमसी ने 1 हफ्ते के लिए काम किया, कचरा वहां से उठाया और उसके बाद वो एरिया के बारे में भूल गए। कहने का मतलब ये हुआ। बस 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 थोड़ा सा प्रेशर जो लगा, क्योंकि वहां पर शो हुआ, वहां पर हम लोग गए, आप हमारे साथ थे, सारे लोग वहां पर साथ थे। जैसे ही वो दबाव खत्म हो गया, उसके बाद एक बार फिर वो उन्होंने उस एरिया को भुला दिया। कहने का मतलब ये हुआ। बराबर है। अभी मुझे बताओ ना कि हेल्थ कैंप किसके लिए किया था? जी अभी तक हेल्थ कैंप लगा नहीं उधर। नया नगर में नहीं लगा, गणेश मंदिर में लगा। जी हाँ, और उसके बाद लगाने वाले थे नया नगर में। शायद नया नगर पे क्या नाराजगी है, क्या प्रेशर गेम है, मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन वहां पे कैंप नहीं लगा। जी जी अच्छा, इसके अलावा उधर लाइट तो दे रहे, अलग गलत तरीके से लाइट तो मिल रही है। अभी जहाँ पे लाइट मिल रही है उनको अदानी और पुलिस स्टेशन के यहाँ से नोटिस जा रहा है। राइट। तो मतलब अभी क्या चाहते क्या है? ये तो आप बताएंगे वहां पे, ये तो आप बताएंगे। वहां के स्थानीय निवासियों से आप रोज मिलते हैं, उनको संगठित करके आप वहां पर उनको आंदोलित कर रहे हैं। ये तो आप बताएंगे कि असल में वहां पे चल क्या रहा है। क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है जो हम लोगों को दिख नहीं रही है? बताएं। देखो, एकदम क्लियर है जी। आज भी वहां पे जो लाइट लोगों को मिल रही है अलग तरीके से, तो ये तो क्लियर है ना कि अगर हर एक घर को मीटर आ जाएगा तो उनका वो जो माफिया है, राज है, वो बंद हो जाएगा। लेकिन उस माफिया राज में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये तो आपका कहना है कि पॉलिटिकल माफिया कनेक्शन यहाँ पर डेवलपमेंट को रोक रही है। पॉलिटिकल पार्टीज हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, और एक माफिया सब, और अडानी के इंजीनियर्स हो, ये सब माफिया मिलके यहाँ पर नहीं चाहते कि जो बेसिक फैसिलिटीज है
which every city, fundamental duty of every municipal corporation and council to give to the residents of that area, इसको दूर किनार करके ये माफिया करप्शन को फैला रहा वहां पर, and they are the only barriers. जो उसके अगेंस्ट में जा रहा है उनको नोटिस आ रही है। जी, कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, बिल्कुल। If you look at the number of houses over there, Exactly. जितने भी वहां पे dwellings हैं, Yes, yes, वहां yes, पर इलीगल तरीके से रात को आप वहां पे बिजली दे रहे हैं। Yes. लिहाजा हम लोगों ने पिछली बार कैलकुलेशन करी थी, वहां पे 3 से 5 करोड़ रुपए कुछ लोग कमा रहे हैं हर साल में। Exactly. हर साल के 3 या 5 करोड़ कमा Yes, रहे हैं। yes, 3 से 5 करोड़। ना ऑब्वियसली वो कभी नहीं चाहेंगे कि विचारे जी सफल हो जाएं वहां पे। अगर विचारे जी वहां सफल हो जाते हैं, वो 3 से 5 करोड़ रुक जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, विचारे जी आपको मेरी ये सलाह होगी कि अपनी पर्सनल सेफ्टी का जरा ख्याल रखें, क्योंकि इसको लेकर के वहां पे पहले भी वारदात हो चुकी है। विचारे जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है कि वो गरीबों का आशीर्वाद है ना, वही मेरे लिए सेफ्टी है। और होने को कौन टाल सकता है साहब? जी, तो मतलब अगले हफ्ते आप PIL की तैयारी में हैं। अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में, और इन लोगों को मीटर दिलवा के छोड़ेंगे बिजली का। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मिस्टर विचारे, ग्रेट प्लेजर टॉकिंग थैंक टू यू, यू। थैंक यू, थैंक यू राजू जी, थैंक यू प्रदीप जी। Even though the news that you have given is rather sad, बड़ी उदास करने वाली खबर है, खबर अच्छी नहीं है, लेकिन एक अच्छी खबर है कि लोग आज तक आंदोलन कर रहे हैं, लोगों ने हिम्मत नहीं आज हारी। तक सभी लोग जो शुरुआत से मेरे साथ है, आज भी हुए सब जन, और सबको उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में नया नक्शे में लाइट पक्का आएगा। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। विचारे जी, आपको साधुवाद, आप इसी Thank तरह you, काम करते thank you, रहें, thank you so much. आपके नेतृत्व में वहां पर लाइट आ जाए। क्या यस बात है? यस बिल्कुल। Thank you so Thank much. you. Thank you very much. थैंक यू। Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now. Nation Now में आज सिर्फ इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें, कमेंट्स भेजें। सब्सक्राइब करें चैनल को, मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भेजें। अरे भाई, मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है, FB फेसबुक मैसेंजर के ऊपर कमेंट्स भेजने की आवश्यकता नहीं है। यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है वहां पर आप कृपा करके कमेंट्स भेजें। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप सबको वंदे मातरम। वंदे मातरम।